जय हिंद साथियों। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पाथ टू एक्सेल में। साथियों, आज हम लोग इंटरनेशनल, नेशनल और स्टेट न्यूज़ कवर करेंगे जुलाई 2024 के मंथली करंट अफेयर्स में। तो ये एक तरह का रिवीजन होगा जहाँ पे हम लोग सारी इंपॉर्टेंट न्यूज़ को कवर करेंगे। लेकिन ये न्यूज़ जो है अभी सिर्फ इंटरनेशनल, नेशनल और स्टेट न्यूज़ का सेक्शन कवर करेंगी। बाकी जैसे अवार्ड्स एंड ऑनर्स, बुक्स एंड ऑथर्स, डेज एंड थीम, ये हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे, क्योंकि वीडियो फिर बहुत लंबा हो जाएगा और रिवाइज करने में आसानी रहती है अगर छोटे छोटे वीडियोज रहते हैं। तो अब 3 घंटे का वीडियो हुआ, फिर आप कैसे रिवाइज करेंगे? अगर आपको सिर्फ स्टेट का सेक्शन रिवाइज करना है या आपको कोई स्कीम रिवाइज करनी है, तो इसकी इस सहूलियत के लिए हम लोग छोटे छोटे टुकड़ों में छोटे छोटे वीडियोस बनाएंगे। तो ज़्यादा वक्त ना ज़ाया करते हुए हम लोग जंप करते हैं अपने पहले न्यूज़ की तरफ। तो सबसे पहली न्यूज़ है साथियों, चाइल्ड फ्रेंडली ग्राम पंचायत के बारे में। तो 19 जून को यूनाइटेड नेशंस चिल्ड्रंस इमरजेंसी फंड ने, जिसको हम लोग यूनिसेफ के नाम से जानते हैं, उन्होंने गवर्नमेंट ऑफ बिहार के साथ कोलैबोरेट करके चाइल्ड फ्रेंडली ग्राम पंचायत स्टैब्लिश किया है। कितनी? टोटल 10 ग्राम पंचायत को स्टैब्लिश किया गया है। कहाँ पे? अररिया और पूर्णिया डिस्ट्रिक्ट में। ठीक है, आप जानते हैं बिहार की दो डिस्ट्रिक्ट है, अररिया और पूर्णिया। यहाँ पे क्या किया गया है? यहाँ पे चाइल्ड फ्रेंडली ग्राम पंचायत को स्टैब्लिश किया गया है। किसने स्टैब्लिश किया है? यूनिसेफ ने। किसके साथ मिलके? गवर्नमेंट ऑफ बिहार के साथ मिलके। ठीक है, तो जो टोटल 10 पंचायत बनेंगी, उनमें से 5 अररिया में बनेंगी और 5 ही पूर्णिया में बनेंगी। ठीक है, तो याद रखिएगा, ये जो 10 ग्राम पंचायत है, ये कहाँ पे आई हैं? ये बिहार में आई है। किसकी मदद से? यूनिसेफ की मदद से। ठीक है, और इसी चाइल्ड फ्रेंडली ग्राम पंचायत के अंदर क्या होगा? बाल संसद होगी, विच विल बी फॉर्म्ड इन आइडेंटिफाइड पंचायत, जिसमें जो बच्चों की राय है, जो छोटे छोटे बच्चे हैं, उनकी राय ली जाएगी कि कैसे पंचायत डेवलपमेंट प्लान्स बनाएं, ताकि उनकी जो नीड्स है, उनकी जो एस्पिरेशंस है, वो इंक्लूड किया जा सके पंचायत डेवलपमेंट प्लान्स में। तो इसलिए चाइल्ड फ्रेंडली ग्राम पंचायत को स्टैब्लिश किया गया है बिहार में। किसके साथ? यूनिसेफ के साथ मिलके। ठीक है, यूनिसेफ देख लेते हैं यूनिसेफ के बारे में। तो ये यूनाइटेड नेशंस चिल्ड्रंस फंड जो है, ये स्टैब्लिश हुई थी 1946 में। ठीक है, 1946 में इसका स्टैब्लिशमेंट हुआ था अंडर यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग ने चाइल्ड फ्रेंडली ग्राम पंचायत के बारे में देखा। ये कहाँ पे आई है? ये बिहार में आई है। ठीक है, ये बिहार में आई है। किसकी मदद से? यूनिसेफ की मदद से। ठीक है, और कितनी ग्राम पंचायत बनाई गई हैं? 10 ग्राम पंचायत, 10 चाइल्ड फ्रेंडली ग्राम पंचायत बनाई गई है। कहाँ कहाँ पे? 5 पूर्णिया में और 5 अररिया में। ये दो डिस्ट्रिक्ट है, दो जिला है बिहार के, जहाँ पे चाइल्ड फ्रेंडली ग्राम पंचायत को बनाया गया है। ठीक है, तो यहाँ पे ये न्यूज़ हमारी कवर हो जाती है। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट न्यूज़ की ओर। नेक्स्ट न्यूज़ है हमारी ग्लोबल सेंटर फॉर एंटरप्राइज रिस्क मैनेजमेंट से रिलेटेड। ठीक है, तो इंडिया में ओडिशा में ये सेंटर आया है। क्या सेंटर आया है? ग्लोबल सेंटर फॉर एंटरप्राइज रिस्क मैनेजमेंट। एंटरप्राइज रिस्क मैनेजमेंट का ग्लोबल सेंटर इंडिया में ओडिशा स्टेट में आया है। ठीक है, तो इंस्टीट्यूट ऑफ रिस्क मैनेजमेंट इंडिया एफिलिएट ने ग्रांट किया है श्री श्री यूनिवर्सिटी, एक यूनिवर्सिटी है श्री श्री यूनिवर्सिटी ओडिशा में, टू स्टैब्लिश इंडियाज फर्स्ट ग्लोबल सेंटर फॉर एंटरप्राइज रिस्क मैनेजमेंट, ERM। ठीक है, तो याद रखिएगा, ये कहाँ पे आई है? पहली एंटरप्राइज रिस्क मैनेजमेंट का ग्लोबल सेंटर कहाँ पे आया है इंडिया में? तो ओडिशा के श्री श्री यूनिवर्सिटी में ये स्टैब्लिश किया जाएगा। ठीक है, ओडिशा के श्री श्री यूनिवर्सिटी में ये स्टैब्लिश किया जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट न्यूज़ है हमारी आर्टिकल 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड। ये क्यों न्यूज़ में था? क्योंकि केरला असेंबली ने रिक्वेस्ट किया है कि आप केरला असेंबली ने सेंटर को रिक्वेस्ट किया है, सेंट्रल गवर्नमेंट को रिक्वेस्ट किया है कि केरला का नाम बदल के केरालम रख दिया जाए। ठीक है, केरालम रख दिया जाए, क्योंकि वो चाहते हैं कि ये जो ओरिजिनल नाम है केरला का, वो केरलम है। मतलब संस्कृत में जैसे हम लोग बालकम वाला चीज़ पढ़ते हैं, वैसे इसका सही नाम होगा केरलम। तो इन्होंने आर्टिकल 3 को यूज़ करने को कहा है सेंट्रल गवर्नमेंट को, ताकि ये सारे चेंजेस किए जा सके। और जो लैंग्वेजेस हैं वो मेंशन्ड है हमारी कहाँ पे? 8th शेड्यूल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में। ठीक है, 8th शेड्यूल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में ये मेंशन्ड है। आर्टिकल 3 में क्या होता है? आर्टिकल 3 में ये होता है कि पार्लियामेंट डिसाइड करती है कि किस असेंबली का या किस स्टेट का कितना क्या नाम रहेगा, कितना एरिया रहेगा, उसको घटा बढ़ाया जा सकता है विद द हेल्प ऑफ आर्टिकल 3। तो केरला असेंबली ने ये यूनानिमसली एक रेजोल्यूशन पास किया है, जिसके चलते सेंटर को अर्ज किया जा रहा है कि ये केरला असेंबली का जो नाम है वो बदल के केरलम रख दें। ठीक है, केरलम रख दें, और लैंग्वेज जो है मलयालम से केरालम रख दें। ठीक है, केरलाम रख दें। ठीक है,
और ये कैसे होगा, तो ये क्या होता है, इसका कमेंसमेंट पार्लियामेंट में होता है। ठीक है, एक बिल आता है, पार्लियामेंट में इंट्रोड्यूस किया जाता है ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ प्रेसिडेंट। अगर कोई भी चेंज करना है स्टेट का नाम या स्टेट का एरिया, तो आर्टिकल 3 यूज़ किया जाता है। आर्टिकल 3 में क्या प्रोसेस है, तो सबसे पहले जो भी बिल होता है फॉर चेंजिंग द नेम ऑफ स्टेट कैन बी इंट्रोड्यूस इन पार्लियामेंट ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट साहिबा रिकमेंड करती हैं, तब ये बिल जो है इंट्रोड्यूस होता है पार्लियामेंट में। ठीक है, लेकिन इंट्रोड्यूस होने से पहले, ये बिल पार्लियामेंट में इंट्रोड्यूस होने से पहले प्रेसिडेंट साहब क्या करती हैं कि वो जो है रिस्पेक्टिव स्टेट लेजिस्लेचर को ये वाला बिल भेज देती है कि हम आपके स्टेट का नाम केरला से केरलम रख रहे हैं, आपको कोई आपत्ति तो नहीं है, और अगर कोई आपत्ति है तो आप बिल्कुल ये बताएं, हम लोग इसको कंसिडर करेंगे, लेकिन इससे बाध्य नहीं होंगे। ठीक है, तो आपको ये याद रखना है कि प्रेसिडेंट जो है ये रिस्पेक्टिव स्टेट लेजिस्लेचर को वो अपने व्यूज़ बताने के लिए बोलता है कि आपके स्टेट का नाम बदला जा रहा है, आप इस पे अपना विचार विमर्श करिए, लेकिन समय की बाध्यता को ध्यान में रखते हुए। ठीक है, विद इन ए स्टिपुलेटेड टाइम। लेकिन जो भी ये स्टेट का जो भी व्यू है, जो भी सरकार का कुछ भी विचार होगा, उससे जो सेंट्रल गवर्नमेंट है या प्रेसिडेंट साहब है वो बाध्य नहीं होंगे। बाध्य किस चीज़ से होंगे, बाध्य होंगे पार्लियामेंट की प्रोसीडिंग से, पार्लियामेंट के बिल पैसेज से। ठीक है, उनका स्टेट से कोई मतलब नहीं होगा। स्टेट चाहे वो बोलता है कि स्टेट को चाहे ठीक लगे या ना लगे, बस एक सुझाव जानने के लिए, स्टेट का सुझाव जानने के लिए ये प्रैक्टिस होती है। ठीक है, लेकिन इससे कोई इस पे कोई असर नहीं पड़ता है पार्लियामेंट में। ठीक है, अगर ऐसा नहीं है कि पार्लियामेंट बाउंड हो जाती है स्टेट लेजिस्लेचर की व्यूज को ऑनर करने के लिए। ठीक है, तो व्यूज ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर आर नॉट बाइंडिंग ऑन प्रेसिडेंट और द पार्लियामेंट। तो जो स्टेट लेजिस्लेचर है उसका व्यू बाइंडिंग नहीं है पार्लियामेंट में। ठीक है, आफ्टर द स्टिपुलेटेड पीरियड बिल इज डेलिब्रेटेड इन पार्लियामेंट एंड मस्ट बी पास बाय सिंपल मेजोरिटी। ठीक है, तो उसके बाद क्या होता है, थोड़े दिनों के बाद जब इनका सुझाव मिल जाता है, स्टेट गवर्नमेंट का सुझाव मिलने के बाद ये इस पे विचार विमर्श होता है पार्लियामेंट में। जो हमारे एमपीज हैं वो विचार विमर्श करते हैं, वो इसमें डिबेट करते हैं कि पास होना चाहिए बिल या नहीं होना चाहिए। अगर बिल पास होता है तो सिंपल मेजोरिटी से पास होने की ज़रूरत है, ना कि स्पेशल मेजोरिटी से। सिंपल मेजोरिटी से ये बिल पास होके लॉ बन जाता है। ठीक है, फिर प्रेसिडेंट साहब इसको अपनी एसेंट दे देते हैं, जिसके बाद स्टेट का नाम मॉडिफाइड हो जाता है। ठीक है, तो आर्टिकल 3 यूज़ किया जाता है इसमें, आप ध्यान रखिएगा, आर्टिकल 3 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। इसमें क्या बात है, सबसे पहले अगर स्टेट का नाम कुछ चेंज करना है तो सबसे पहले बिल इंट्रोड्यूस होगा पार्लियामेंट में। ठीक है, बिल इंट्रोड्यूस होगा पार्लियामेंट में, किसकी रिकमेंडेशन पे, प्रेसिडेंट के रिकमेंडेशन पे। लेकिन उससे पहले प्रेसिडेंट साहिबा क्या करेंगी, ये बिल जो है ये केरला असेंबली को भेजेंगी, केरला गवर्नमेंट को भेजेंगी कि आपको कोई आपत्ति तो नहीं है, या कोई आपत्ति है तो आप हमें बताएं। ठीक है, हालांकि स्टेट गवर्नमेंट जो भी व्यूज देगी उससे ना ही पार्लियामेंट और ना ही प्रेसिडेंट बाउंड है। ठीक है, तो पार्लियामेंट या पार्लियामेंट वही करेगा जो सिंपल मेजोरिटी से पास होगा। अगर सिंपल मेजोरिटी से बिल नहीं पास होता है तो वो बिल फॉल डाउन हो जाएगा, डिफीट हो जाएगी उसको बिल, वो बिल का है, और अगर पास हो गई तो वो लॉ बन जाएगा। ठीक है, तो आर्टिकल 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इससे यूज होता है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे। अब इंडस वाटर ट्रीटी के बारे में देख लेते हैं। तो कुछ पाकिस्तानी डिग्निटरीज आए हैं इंडिया में चेक करने की इंडस वाटर सिस्टम सही से काम कर रहा है कि नहीं। इंडस वाटर ट्रीटी सिस्टम जो है, जिसको वर्ल्ड बैंक ने ब्रोकर किया था 1960 में, वो ठीक से काम कर रहा है, या ऐसा कोई स्टेप तो नहीं उठाया है जिससे इस ट्रीटी का वायलेशन हो। ठीक है, तो इंडस वाटर ट्रीटी के बारे में देख लेते हैं। इट इज़ अ ट्रीटी साइंड बाय इंडिया एंड पाकिस्तान दैट रेगुलेट्स द यूज एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इंडस रिवर सिस्टम। ठीक है, तो ये इंडस वाटर ट्रीटी क्या करता है, जो इंडस रिवर और पंजनाद है, जो 5 नदियां हैं, सतलज, ब्यास, रावी, झेलम, ये सब 5 जो रिवर्स हैं, उनके वाटर यूसेज को डिस्ट्रीब्यूट करता है और उनके यूसेज को एलोकेट करता है कि इतना पोर्शन पाकिस्तान यूज़ करेगा और इतना पोर्शन इंडिया यूज़ करेगा। ठीक है, तो इसको इंडस वाटर ट्रीटी कहते हैं। ये 1960 में आई थी। 1960 में प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू साहब ने और इनके प्रेसिडेंट अयूब खान ने ये ट्रीटी साइन की थी। और इसमें वर्ल्ड बैंक का बहुत बड़ा हाथ था, क्योंकि हमारे आपसी रिश्ते जो है काफ़ी तंग रहे हैं, इसलिए वर्ल्ड बैंक को ब्रोकर करना पड़ता, बीच बचाव में इंटरमीडियरी बनना पड़ा था, जिसके चलते जो है इंडस रिवर सिस्टम के जो भी रिवर्स हैं उनकी जो वाटर एलोकेशन है उनको डिस्ट्रीब्यूशन होना था। ठीक है, एम क्या था इसका, एम ऑफ द एग्रीमेंट वाज टू शेयर द वाटर्स ऑफ इंडस रिवर एंड डिस्ट्रीब्यूटरीज इक्वली बिटवीन 2 कंट्रीज। ठीक है, तो यहाँ पे आप ये देखिए
कि ये रावी, ब्यास और सतलज है, ये पूरे इंडिया में ही ओरिजिन होती है। तो ये क्या होता है, ये इससे रावी, ब्यास और सतलज का पूरा पूरा पानी इंडिया इस्तेमाल कर सकता है, ठीक है। और ये फिर ये वर्चुअल लाइन है जो कि इंडस ट्रीटी को पार्टीशन करती है, ठीक है, इंडस ट्रीटी का भी पार्टीशन करती है। और ये जो बाकी ये 3 नदियां हैं, इंडस, झेलम और चिनाब, इसमें बहुत कम यूज़ हो सकता है, बहुत कम यूज़ कर सकती है इंडिया। बाकी जो मैक्सिमम यूसेज है वो पाकिस्तान करेगा, क्योंकि इनका मैक्सिमम एरिया जो है वो पाकिस्तान में है। कौन सी नदियों का, कौन से रिवर्स का, इंडस, झेलम और चिनाब, ठीक है। अंडर द ट्रीटी द वाटर्स ऑफ 3 ईस्टर्न रिवर्स, ब्यास, रावी एंड सतलज वर एलोकेटेड टू इंडिया, एंड वाटर ऑफ 3 वेस्टर्न रिवर्स, चेनाब, इंडस, झेलम वर एलोकेटेड टू पाकिस्तान, ठीक है। तो ये 3 रिवर्स जो है, वेस्टर्न रिवर्स जो है, इंडस, झेलम, चिनाब, इनके जो वाटर्स का यूसेज है वो पाकिस्तान पूरे तरीके से करेगा। और जो ईस्टर्न रिवर्स है, रावी, ब्यास और सतलज, वो उसका जो यूसेज है, प्रॉपर यूसेज है, मैक्सिमम यूसेज है, वो इंडिया कर सकता है, ठीक है। तो ये इंडस वाटर ट्रीटी है। इसी का वायलेशन या नॉन वायलेशन देखने के लिए पाकिस्तान के कुछ डिग्निटरीज जम्मू आए हैं, ठीक है। बढ़ते हैं आगे हम लोग अपने नेक्स्ट करंट अफेयर की ओर। नेक्स्ट न्यूज़ है हमारी श्रीनगर से रिलेटेड। तो श्रीनगर को रिकॉग्नाइज किया गया है एज 4th इंडियन सिटी टू बी रिकॉग्नाइज्ड एज वर्ल्ड क्राफ्ट सिटी, ठीक है। वर्ल्ड क्राफ्ट सिटी की तरीके से इसको रिकॉग्नाइज किया गया है श्रीनगर को। और ये 4th ऐसी सिटी है जो ऐसा, जिसको ऐसा टैग मिला है वर्ल्ड क्राफ्ट सिटी का, ठीक है। तो इससे पहले किसको किसको मिल चुका है इंडिया में? इससे पहले जयपुर को मिल चुका है, मलप्पुरम को मिल चुका है और मैसूर को मिल चुका है, ठीक है। जयपुर को, मलप्पुरम और मैसूर को, ये जो 3 इंडियन सिटीज़ हैं। जयपुर कहाँ है? राजस्थान में है। मलप्पुरम कहाँ है? ये तमिलनाडु में है। और मैसूर कहाँ है? ये कर्नाटका में है। और ये तीनों सिटीज़ हैं जिनको पहले ही वर्ल्ड क्राफ्ट सिटीज़ का रिकॉग्निशन मिल चुका है, टैग मिल चुका है। और ये वर्ल्ड क्राफ्ट सिटीज़ का टैग कौन देता है, कौन सी ऑर्गेनाइजेशन देती है? तो वर्ल्ड क्राफ्ट्स काउंसिल देती है, जो कि यूनेस्को एफिलिएटेड एक बॉडी है। 1964 में इसका फॉर्मेशन हुआ था, ठीक है। तो ये थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन है, आप याद रखिएगा। सबसे मेन इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन यही है कि वर्ल्ड क्राफ्ट सिटी में लेटेस्ट एंट्री किसकी हुई है? तो श्रीनगर की हुई है। लेटेस्ट एडिशन जो है वो श्रीनगर का है। इससे पहले जयपुर को, मलप्पुरम को और मैसूर को ये टैग मिल चुका है, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं आगे। अब एक नई स्कीम देख लेते हैं जिसका नाम है नव भारत लिटरेसी प्रोग्राम उल्लास, ठीक है। उल्लास नव भारत लिटरेसी प्रोग्राम एक नई स्कीम है। अब देखते हैं कि इस स्कीम के बारे में क्या क्या डिटेल्स हमारे सामने हैं। तो प्रोग्राम का नाम है उल्लास, अंडरस्टैंडिंग लाइफ लॉन्ग लर्निंग फॉर ऑल इन सोसाइटी, नव भारत लिटरेसी प्रोग्राम। तो ऑब्वियसली इसको किसने लॉन्च किया होगा? मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने, ठीक है। मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने ये स्कीम लॉन्च की है जिसका नाम है उल्लास नव भारत लिटरेसी प्रोग्राम। इसका टाइप क्या है, ये कौन से टाइप की है? तो ये सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है। आपको पता है सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम क्या होती है? तो देखिए, स्कीम 2 तरीके की होती है। स्कीम का जो एग्जीक्यूशन होता है वो 2 तरीकों से होता है। एक तो सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम, जो कि ये स्कीम है, और एक सेंट्रल सेक्टर की स्कीम, ठीक है। सेंट्रल सेक्टर स्कीम, सेंट्रल सेक्टर स्कीम में जो है एग्जीक्यूशन करने में, इम्प्लीमेंटेशन में, इस स्कीम के इम्प्लीमेंटेशन में जितना भी फंड होता है वो सारा फंड जो है सेंट्रल गवर्नमेंट बेयर करती है। जो भी एक्सपेंसेस होते हैं इन एंड आउट, वो सेंट्रल गवर्नमेंट बेयर करती है, ठीक है। जैसे मान लीजिए जैसे कोई स्कीम है, प्रधानमंत्री किसान योजना है, मान लीजिए, वो सेंट्रल सेक्टर की स्कीम है। उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए 100 रुपये का खर्च आ रहा है सेंट्रल गवर्नमेंट पे। तो पूरा का पूरा जो 100 रुपये है वो सेंट्रल गवर्नमेंट खर्च करेगी, ठीक है। तो वो कहलाएगी सेंट्रल सेक्टर स्कीम। सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम क्या है? जैसे ये उल्लास है, ये सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम है। इसका क्या मतलब है? इसका ये मतलब है कि अगर जैसे इसको भी एग्जीक्यूट करने के लिए, ये स्कीम को भी इम्प्लीमेंट करने के लिए 100 रुपये लग रहे हैं, तो सिर्फ 60 रुपये या 75 रुपये या 80 रुपये, 60 रुपये या 75 रुपये या 80 रुपये या 50 रुपये ही सिर्फ सेंट्रल देगी। बाकी जो 50 रुपये बचे हुए हैं या 40 रुपये बचे हुए हैं, इसमें 25 रुपये बचे हुए हैं, इसमें 20 रुपये बचे हुए हैं, वो स्टेट गवर्नमेंट देगी, ठीक है। तो जो इम्प्लीमेंटेशन का भार होता है वो दोनों ही गवर्नमेंट बेयर करती हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट भी और स्टेट गवर्नमेंट भी, अलग अलग प्रपोर्शन में, ठीक है। कभी कभी ये भार होता है 50-50 का, ठीक है। कभी कभी ये भार होता है 60-40 का, 60:40 रेशियो का, मतलब 60 रुपये सेंट्रल गवर्नमेंट देगी, फिर 40 रुपये स्टेट गवर्नमेंट लगा के स्कीम को इम्प्लीमेंट करेगी। तो ऐसा होता है। जब ये सिस्टम होता है, फाइनेंशियल मैकेनिज्म ये होता है, तब ये टाइप को सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम कहते हैं, ठीक है। पर जब पूरे तरीके से सेंट्रल गवर्नमेंट बेयर करती है सारे एक्सपेंसेस, तो उसको सेंट्रल सेक्टर की स्कीम कहते हैं, ठीक है।
और बातें देख लेते हैं उल्लास नव भारत लिटरेसी प्रोग्राम के बारे में। तो इसका इम्प्लीमेंटेशन पीरियड है 2022 से 23 से 26-27 तक, ठीक है। 2022-23 से 26-27 तक है, ठीक है। इसकी टारगेट ऑडियंस कौन सी है? तो टारगेट डेमोग्राफिक है इलिटरेट पर्सन एजेड 15 ईयर्स एंड अबव, ठीक है। तो 15 साल से 15 साल या 15 साल से बड़े जो भी लोग हैं, इलिटरेट लोग हैं, उनको एक फाउंडेशनल लिटरेसी प्रोवाइड करने के लिए, एक आधारभूत शिक्षा प्रोवाइड करने के लिए ये उल्लास नव भारत लिटरेसी प्रोग्राम को लॉन्च किया गया है। इसका मोड इम्प्लीमेंटेशन होगा, ऑनलाइन इम्प्लीमेंट होगा, मतलब कहीं से भी ये लोग इलिटरेट पर्सन जो है एजेड 15 ईयर्स, ये लोग देख सकते हैं, ठीक है। इनके इसका कंपोनेंट क्या क्या है प्रोग्राम के? तो बेसिक लिटरेसी और न्यूमरेसी प्रोवाइड करेगा, क्रिटिकल लाइफ स्किल्स जैसे डिजिटल लिटरेसी, लीगल लिटरेसी, फाइनेंशियल लिटरेसी, हेल्थ केयर अवेयरनेस, ये सब प्रोवाइड किया जाएगा नव भारत लिटरेसी प्रोग्राम में, ठीक है। बेसिक एजुकेशन अप टू सेकेंडरी लेवल क्लास 9 to 12 भी प्रोवाइड किया जाएगा, और स्किल डेवलपमेंट का भी इसमें प्रावधान है, ठीक है। तो सारी बातें हो गई, एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं। उल्लास जो है इनिशिएटिव है नव भारत लिटरेसी प्रोग्राम का, जिसको लॉन्च किया है मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने। ये एक सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है जो कि 26-27 तक चलेगी। इनकी डेमोग्राफी ये इनकी टारगेट एरिया है इलिटरेट पर्सन्स अबव 15 ईयर्स ऑफ एज, ठीक है। कंपोनेंट्स क्या क्या है स्कीम के? तो बेसिक न्यूमरेसी एंड लिटरेसी, क्रिटिकल लाइफ स्किल्स, बेसिक एजुकेशन और वोकेशनल स्किल्स, ठीक है। तो ये सारी बातें हम लोग ने उल्लास नव भारत लिटरेसी प्रोग्राम के अंतर्गत कर ली है, ठीक है। अगर आप इससे क्वेश्चन आएगा तो आप बिल्कुल आराम से इसको अटेम्प्ट कर सकते हैं, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट करंट अफेयर की ओर। नेक्स्ट न्यूज़ है लीडर ऑफ ऑपोजिशन से रिलेटेड। तो अभी हाल ही में आपने देखा होगा राहुल गांधी को अपॉइंट किया गया है एज लीडर ऑफ ऑपोजिशन, ठीक है। कौन सी लोकसभा में? 18th लोकसभा में, ठीक है। याद रखिएगा 18th लोकसभा में राहुल गांधी साहब को लीडर ऑफ ऑपोजिशन प्रोवाइड किया मतलब अपॉइंट किया गया है, ठीक है। अभी तक क्या था, पिछले 10 साल से पिछली दो लोकसभा से, मतलब 16th और 17th लोकसभा में कोई भी लीडर ऑफ ऑपोजिशन नहीं था। क्यों नहीं था? क्योंकि कोई भी जो लार्जेस्ट ऑपोजिशन पार्टी थी उनको 10th मेंबरशिप नहीं मिली थी, ठीक है। शायद 2019 में कांग्रेस को सिर्फ 46 या 48 सीट्स आई थी, जो कि कम थी 50 सीट से, ठीक है। लगभग हमारे यहाँ 550 वो हैं लोकसभा सीट्स है 550, तो इसका 1/10 हो जाएगा लगभग 55 सीट्स, ठीक है। तो लगभग 55 सीट्स होनी चाहिए, देखिए ये 55 सीट्स होनी चाहिए अगर लीडर ऑफ ऑपोजिशन का अपॉइंटमेंट चाहिए तो ऑपोजिशन पार्टीज को, ठीक है। लेकिन इस बार शायद 98 सीट्स आई हैं, 98-99 सीट्स आई हैं कांग्रेस की, तो ये इन्होंने 55 का आंकड़ा पार करके 98 सीट्स हासिल की थी, जिसकी वजह से इनको अब ये राइट मिल गया था कि ये लीडर ऑफ ऑपोजिशन इनके अलायंस से या जो भी इनकी पार्टीज है वो अपॉइंट करे जा सकते हैं, ठीक है। तो ये क्राइटेरिया था कि 1/10 ऑफ टोटल मेंबरशिप ऑफ लोकसभा होनी चाहिए, ठीक है। लीडर ऑफ लार्जेस्ट ऑपोजिशन पार्टी है, उनके पास क्या होना चाहिए? 1/10 ऑफ टोटल मेंबरशिप इन लोकसभा, ठीक है। तो अभी तक नहीं थी, पर इस बार इन्होंने 98 सीट्स हासिल करके 1/10 टोटल मेंबरशिप से ज़्यादा इनकी मेंबरशिप हो गई है, ठीक है। तो इसलिए लीडर ऑफ ऑपोजिशन ये अपॉइंट हुए थे। 16th लोकसभा और 17th लोकसभा में ये 1/10 का आंकड़ा नहीं छू पाए थे, इसलिए लीडर ऑफ ऑपोजिशन की जो चेयर थी वो खाली थी, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन नहीं है लीडर ऑफ ऑपोजिशन, याद रखिएगा। लीडर ऑफ ऑपोजिशन की जो पोस्ट है वो कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन नहीं है। स्टैट्यूटरी रिकॉग्निशन है इसका, मतलब ये लॉ से पास हुआ है, ठीक है। सैलरी एंड अलाउंसेज ऑफ लीडर ऑफ ऑपोजिशन इन पार्लियामेंट एक्ट 1977, ठीक है। तो 1977 में इनको स्टैट्यूटरी रिकॉग्निशन दिया गया था लीडर ऑफ ऑपोजिशन को, ठीक है। और इनके सैलरी और अलाउंसेस किसके बराबर है? तो कैबिनेट मिनिस्टर के बराबर है इनकी सैलरी और अलाउंसेस, ठीक है। तो जो भी कैबिनेट मिनिस्टर है उनकी रैंक इक्विवेलेंट होगी लीडर ऑफ ऑपोजिशन से, ठीक है। तो एक बार फिर से सारी बातें देख लेते हैं। 18th लोकसभा में राहुल गांधी साहब को लीडर ऑफ ऑपोजिशन अपॉइंट किया गया है। लीडर ऑफ ऑपोजिशन पिछले 10 साल से नहीं था, ठीक है। 16th और 17th लोकसभा में लीडर ऑफ ऑपोजिशन नहीं था। क्यों? क्योंकि जो क्राइटेरिया है लीडर ऑफ ऑपोजिशन का वो फुलफिल नहीं हो पाया था। क्राइटेरिया क्या है? किसी भी पार्टी को अगर लीडर ऑफ ऑपोजिशन अपॉइंट करवाना है तो उसको 1/10 से ज़्यादा मेंबरशिप चाहिए होगी लोकसभा में, ठीक है। 1/10 से ज़्यादा एक 1/10 से ज़्यादा टोटल मेंबरशिप लोकसभा में अगर है तभी लीडर ऑफ ऑपोजिशन वो पार्टी अपॉइंट की जा सकती है। मतलब ऑपोजिशन पार्टी के पास अगर 1/10 से ज़्यादा
मेंबर्स हैं लोकसभा में, तभी उस पार्टी का जो लीडर है वो एज अ लीडर ऑफ ऑपोजिशन अपॉइंट किया जा सकता है। ठीक है, तो ये आंकड़ा जो है, ये क्राइटेरिया जो है 16 और 17 लोकसभा में फुलफिल नहीं हो पाया था, इसलिए 16 और 17 लोकसभा में कोई लीडर ऑफ ऑपोजिशन नहीं था। ठीक है, ये कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट नहीं है या कॉन्स्टिट्यूशन में इसका मेंशन नहीं है, इसको स्टैट्यूटरी रिकॉग्निशन मिला है 1977 में। कैसे? सैलरी एंड अलाउंसेज ऑफ लीडर ऑफ ऑपोजिशन इन पार्लियामेंट एक्ट पास हुआ है। ठीक है, सैलरी और अलाउंसेज किसके बराबर है? तो कैबिनेट मिनिस्टर के बराबर इनकी सैलरी और अलाउंसेज होते हैं लीडर ऑफ ऑपोजिशन के। ठीक है, नेक्स्ट इनिशिएटिव है सफाई अपनाओ बीमारी भगाओ। ये किसने लॉन्च किया है? तो ये लॉन्च किया है मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स में। ठीक है, कंफ्यूज नहीं होइएगा बीमारी भगाओ से आपको लगे कि मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ ने किया है, नहीं, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ ने नहीं किया है, मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स की नई इनिशिएटिव है जिसका नाम है स्वच्छता अपनाओ बीमारी भगाओ। ठीक है, तो ये 1 महीने चलेगा, जुलाई 1 से अगस्त 31, मतलब 2 महीने चलेगा ये, फ्रॉम 2 महीने का ये इनिशिएटिव है। इसके अंदर क्या होगा, ये जो है अर्बन लोकल बॉडीज को प्रिपेयर करेगा, जो भी बहुत तेज बारिश मूसलाधार बारिश होने वाली होगी जुलाई और अगस्त में, तो उससे कई डिजीजेस पनपनी है जैसे डायरिया वायरिया, तो उनको बचाने के लिए स्वच्छता अपनाओ बीमारी भगाओ इनिशिएटिव लॉन्च किया गया है। ठीक है, मिनिस्ट्री कौन सी है? मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग अफेयर्स है। और ये किसके अंडर लॉन्च किया गया है? तो ये स्वच्छ भारत मिशन अर्बन 2.0 के अंदर लॉन्च किया गया है। ठीक है, स्वच्छ भारत मिशन अर्बन 2.0 के अंदर ये लॉन्च किया गया है, विच विल एनहांस preparedness of urban local bodies to deal with health risks due to heavy rains during जून टू अगस्त। तो आप जानते हैं जून से अगस्त में हमारे यहाँ मानसून बारिश होती है, बहुत ज़्यादा बारिश हो जाती है, जिनके चलते कई बीमारियां होती, जैसे डायरिया हो गई, डेंगू हो गई, तो ये सब बीमारियां होती हैं। तो इन्हीं बीमारियों को बचाने के लिए क्या किया गया है, मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स ने सफाई अपनाओ बीमारी भगाओ इनिशिएटिव लॉन्च किया है। ठीक है, इसमें अर्बन लोकल बॉडीज़ को सपोर्ट किया जाएगा ताकि जो मूसलाधार बारिश होगी, बहुत हैवी रेन्स होगी, उससे वो डील कर सकें। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट न्यूज़ है कॉमनवेल्थ लोकल गवर्नमेंट फोरम से रिलेटेड। तो एनुअल बोर्ड मीटिंग हुई थी अभी कॉमनवेल्थ लोकल गवर्नमेंट फोरम की, कहाँ पे? श्रीलंका में, जिसमें इंडिया ने पार्टिसिपेट किया था। ठीक है, कहाँ पे? कॉमनवेल्थ लोकल गवर्नमेंट फोरम, कॉमनवेल्थ लोकल गवर्नमेंट फोरम, ये कहाँ पे हुई थी अभी? तो ये श्रीलंका में ऑर्गेनाइज किया गया था। इसकी थीम क्या थी? स्ट्रेंथनिंग सोशल रेजिलियंस थ्रू विमेंस पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन। ठीक है, स्ट्रेंथनिंग सोशल रेजिलियंस थ्रू विमेंस पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन। ठीक है, स्ट्रेंथनिंग सोशल रेजिलियंस थ्रू विमेंस पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन। ठीक है, याद रखिएगा कॉमन लोकल वेल्थ गवर्नमेंट फोरम, लोकल गवर्नमेंट फोरम, कॉमन लोकल गवर्नमेंट फोरम कहाँ ऑर्गेनाइज किया गया था? तो ये श्रीलंका में ऑर्गेनाइज किया गया था विद थीम स्ट्रेंथनिंग सोशल रेजिलियंस थ्रू विमेंस पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन। ठीक है, इंडिया ने इसमें पार्टिसिपेट किया था। कॉमनवेल्थ लोकल गवर्नमेंट फोरम के बारे में देख लेते हैं। इसका हेडक्वार्टर है साथियों लंदन, यूनाइटेड किंगडम में, और ये फॉर्म हुई थी 1995 में। ठीक है, इसकी मेंबरशिप कौन कौन है? तो लोकल गवर्नमेंट, मिनिस्ट्रीज, नेशनल एसोसिएशन एंड इंडिविजुअल काउंसिल्स फ्रॉम 56 कॉमन कंट्रीज इंक्लूडिंग इंडिया। तो बेसिकली जो भी कंट्रीज ब्रिटिश की कॉलोनी थी वो कॉमनवेल्थ का पार्ट है। ठीक है, कई ऐसी कॉलोनीज भी हैं जो नहीं भी पार्ट है, पर मेजॉरिटी जो भी ब्रिटिश कॉलोनीज थी वो कॉमनवेल्थ जो एसोसिएशन है उसका पार्ट है। ठीक है, कॉमनवेल्थ लोकल गवर्नमेंट फोरम का हेडक्वार्टर्स कहाँ है? तो वो लंदन, यूनाइटेड किंगडम में है। कब फॉर्म हुआ था? 1995 में हुआ था। और इसकी लेटेस्ट न्यूज़ क्या है कि कॉमनवेल्थ लोकल गवर्नमेंट फोरम ऑर्गेनाइज किया गया था, कहाँ पे? श्रीलंका में, इंडिया ने पार्टिसिपेट किया था। इसकी थीम क्या थी? स्ट्रेंथनिंग सोशल रेजिलियंस थ्रू विमेंस पॉलिटिकल प्रेजेंटेशन। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोगों ने सारे डायमेंशन कवर कर लिए, बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट न्यूज़ है हिंदी @UN प्रोजेक्ट से रिलेटेड। तो यूएन में हिंदी के इस्तेमाल को बढ़ाने के लिए इंडिया ने कंट्रीब्यूट किया है $11,69। ठीक है, $11,69 जो है इंडिया ने कंट्रीब्यूट किया है हिंदी @UN प्रोजेक्ट के लिए। इससे क्या होगा? इससे हिंदी का यूसेज जो है वो यूनाइटेड नेशंस में बढ़ेगा और कॉन्सिक्वेंटली दुनिया में भी बढ़ेगा हिंदी का यूसेज। ठीक है, तो ये प्रोजेक्ट है हिंदी @UN प्रोजेक्ट, ये 2018 में लॉन्च हुआ था टू प्रमोट द यूज़ ऑफ हिंदी इन यूनाइटेड नेशंस। टू प्रमोट यूज ऑफ हिंदी इन यूनाइटेड नेशंस, यूनाइटेड नेशंस में हिंदी भाषा को बढ़ावा देने के लिए इंडिया ने कंट्रीब्यूट किया है $11 लाख। ठीक है, तो बस इतनी सी न्यूज़ है, आपको बस ये एक फिगर याद रखना है, $11 लाख लगभग कंट्रीब्यूट किया है। और ये शुरू कब हुआ था हिंदी @UN प्रोजेक्ट? तो ये 2018 में शुरू हुआ था।
कुछ और करंट अफेयर्स की न्यूज़ है, देख लेते हैं। तो सबसे पहले है जयपुर मिलिट्री स्टेशन। ये क्यों न्यूज़ में था? क्योंकि ये सेकंड मिलिट्री स्टेशन है इंडिया का जहाँ पे प्लास्टिक रोड बनी है, वेयर रोड हैज़ बीन बिल्ट फ्रॉम प्लास्टिक वेस्ट। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हुआ है, जयपुर मिलिट्री स्टेशन में ये दूसरा ऐसा मिलिट्री स्टेशन है इंडिया का जहाँ पे रोड को बनाने के लिए, सड़क को बनाने के लिए प्लास्टिक वेस्ट का इस्तेमाल किया गया है। ठीक है, इससे पहले कौन सा मिलिट्री स्टेशन है? तो नारंगी मिलिट्री स्टेशन, जो कि गुवाहाटी में है। नारंगी मिलिट्री स्टेशन गुवाहाटी में है। वहाँ पे 2019 में ऑलरेडी एक रोड बनी है जिसमें प्लास्टिक वेस्ट का यूज़ किया गया था। ठीक है, तो याद रखिएगा जयपुर मिलिट्री स्टेशन जो है ये सेकंड ऐसा मिलिट्री स्टेशन बना है इंडिया में जिसमें रोड के निर्माण में प्लास्टिक वेस्ट का, प्लास्टिक जो कचरा होता है उसका यूज़ किया गया है रोड के निर्माण में, सड़क के निर्माण में। ठीक है, पर ये पहला नहीं है। पहला कौन है? तो पहला है नारंगी मिलिट्री स्टेशन इन गुवाहाटी, असम, जिसमें जहाँ पे 2019 में ही जो है एक ऐसी रोड बना दी गई थी जिसमें प्लास्टिक वेस्ट का यूज़ हुआ था। ठीक है, तो ये बात हो गई जयपुर मिलिट्री स्टेशन की। अब बढ़ते हैं एम्प्लॉयमेंट पेंशन स्कीम की तरफ। तो गवर्नमेंट ने अमेंड किया है एम्प्लॉयमेंट पेंशन स्कीम। क्या अमेंड किया है? अब इसमें क्या होगा, इस स्टेप से क्या होगा, ये प्रोपोर्शनेट विड्रॉल फैसिलिटी भी प्रोवाइड करेगा। ठीक है, विद लेस देन 6 मंथ्स ऑफ कंट्रीब्यूशन सर्विस। ठीक है, अभी तक क्या होता है, 6 महीने कंट्रीब्यूट करने के बाद ही पेंशन विड्रॉल किया जाता है, लेकिन अब क्या हो गया है, गवर्नमेंट ने इस रूल को अमेंड कर दिया है और अब कोई भी इससे विड्रॉल कर सकता है। ठीक है, अर्लियर इट वाज मैंडेटरी टू कंप्लीट मिनिमम ऑफ 6 मंथ्स ऑफ कंट्रीब्यूशन सर्विस फॉर सच विड्रॉल फैसिलिटी। ठीक है, अब ये 6 महीने का इंतजार करने की जरूरत नहीं है। अब तीसरे महीने में ही, कंट्रीब्यूशन के तीसरे महीने में ही, चौथे महीने में ही जो है अपनी जो भी पेंशन है उसको विड्रॉ किया जा सकता है। ठीक है, तो यही छोटा सा एम्प्लॉयमेंट पेंशन स्कीम में गवर्नमेंट का एक अमेंडमेंट था जो आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, एम्प्लॉयमेंट पेंशन स्कीम कब आई थी? तो ये 1995 में आई थी एंड इट कम्स अंडर मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट। ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट के अंदर आती है। ईपीएस क्या है? ये डिफाइंड कंट्रीब्यूशन डिफाइंड बेनिफिट स्कीम है। ठीक है, इसमें क्या होता है, इसमें जो है 8.33% जो है सैलरी का, 8.33% जो है एम्प्लॉय की सैलरी का जो पे होता है वो बाय एम्प्लॉयर पे होता है, और बजटरी सपोर्ट भी दिया जाता है, मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट भी कंट्रीब्यूट करती है एट द रेट ऑफ 1.16% ऑफ सैलरी अप टू ₹15,000 पर मंथ। ठीक है, तो जो 15,000 से कम कमाते हैं उनमें क्या होता है, उनमें पेंशन कंट्रीब्यूशन किया जाता है सरकार की तरफ से भी और जो एम्प्लॉयर है उसकी तरफ से भी। एम्प्लॉयर जो है वो जितनी भी सैलरी है उसका 8.33% कंट्रीब्यूट करता है और सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो 1.16% कंट्रीब्यूट करती है अगर 15,000 से सैलरी कम है तो। ठीक है, इट इज गिवन टू ईपीएस मेंबर्स हु एग्जिट द स्कीम बिफोर कंप्लीटिंग 10 years ऑफ कंट्रीब्यूटरी सर्विस। ठीक है, मिनिमम रिटायरमेंट पेंशन कितनी है? 1,000 रुपए। ठीक है, तो मिनिमम आप 1,000 विड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है, जो भी एम्प्लॉयमेंट पेंशन स्कीम में जिन्होंने भी कंट्रीब्यूट किया होगा वो मिनिमम पेंशन 1,000 रुपए विड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है, तो अब आपको ये याद रखना है, अमेंडमेंट ये हुआ है इसमें कि अब 6 महीने तक इंतजार नहीं करना है विड्रॉल करने के लिए पेंशन को। ठीक है, आप तीसरे महीने से ही, दूसरे महीने से ही कंट्रीब्यूशन के विड्रॉल कर सकते हैं पैसा। ठीक है, नेक्स्ट न्यूज़ है आर्टिलरी म्यूजियम से रिलेटेड। तो आर्टिलरी म्यूजियम कहाँ पे खोला गया है? ये नासिक डिस्ट्रिक्ट ऑफ महाराष्ट्र में इसका इनॉग्रेशन हुआ है, इसका उद्घाटन किया गया है आर्टिलरी म्यूजियम का। ठीक है, तो आपसे यही पूछा जाएगा आर्टिलरी म्यूजियम का इनॉग्रेशन कहाँ हुआ है, तो आपको याद रखना है, डिस्ट्रिक्ट भी याद रखना है, नासिक सिटी मतलब नासिक, और ये कहाँ पे है? तो ये महाराष्ट्र में है। ठीक है, और इसका मेजर अट्रैक्शन क्या है? ये कारगिल वॉर जो हुआ था 1999 में, जिसमें कैप्टन विक्रम बत्रा साहब जो थे वो, उनको शहादत हासिल हुई थी, वो जो कारगिल वॉर था उसकी 3D फिल्म यहाँ पे शो की जाती है, वही मेजर अट्रैक्शन है। ठीक है, 3D फिल्म यहाँ पे दिखाई जाती है कारगिल वॉर की, जो कि मेजर अट्रैक्शन है आर्टिलरी म्यूजियम का। कहाँ है आर्टिलरी म्यूजियम, कहाँ पे इनॉग्रेट किया गया है? तो ये इनॉग्रेट किया गया है नासिक डिस्ट्रिक्ट ऑफ महाराष्ट्र में। ठीक है, नेक्स्ट है अराकू अरेबिका कॉफ़ी। ये न्यूज़ में क्यों था? क्योंकि प्रधानमंत्री ने मन की बात में, प्रधानमंत्री साहब ने मन की बात में अराकू कॉफ़ी का जिक्र किया था। ठीक है, अराकू कॉफ़ी कहाँ की कॉफ़ी है? तो ये कॉफ़ी है आंध्र प्रदेश और उड़ीसा की। ठीक है, आंध्र प्रदेश और उड़ीसा की ये अराकू कॉफ़ी है, क्योंकि अराकू वैली जो है वो ईस्टर्न घाट मतलब आंध्र प्रदेश में है। ठीक है, अराकू वैली जो है लोकेटेड है आंध्र प्रदेश में, वहीं से ये नाम लिया गया है क्योंकि वहाँ पे कॉफ़ी बहुत बेहतरीन क्वालिटी की कॉफ़ी वहाँ पे
ग्रो की जाती है और इसको जीआई टैग भी मिला है 2019 में, ठीक है। अराकू वैली अराबिका कॉफ़ी ऑफ आंध्र प्रदेश को, ठीक है। तो याद रखिएगा अराकू अराबिका कॉफ़ी कहाँ की है, तो ये आंध्र प्रदेश की है, ठीक है। और लेकिन ये थोड़ी थोड़ी ओडिशा में भी उगाई जाती है, ठीक है, क्योंकि ये जो वैली है वो ईस्टर्न घाट में है और स्ट्रेच कर जाती है ओडिशा में भी, ठीक है। पर मेनली ये आंध्र प्रदेश की कॉफ़ी है और जीआई टैग भी आंध्र प्रदेश को मिला है अरेबिका कॉफ़ी के लिए, अराकू अरेबिका कॉफ़ी के लिए, ठीक है। नेक्स्ट न्यूज़ है हमारी संपूर्णता अभियान से रिलेटेड। संपूर्णता अभियान किसने लॉन्च किया है, तो ये 3 महीने का इनिशिएटिव है जिस नीति आयोग ने जिसको लॉन्च किया है, ठीक है। तो नीति आयोग ने लॉन्च किया है संपूर्णता अभियान फ्रॉम 4 जुलाई टू 30 सितंबर 2024। इससे क्या होगा, इसमें जो एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स हैं, अभी हम लोग एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट के बारे में पढ़ेंगे, उनमें जो है 6 की इंडिकेटर्स पे काम किया जाएगा अलॉन्ग विद एस्पिरेशनल ब्लॉक्स, ठीक है। तो एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स और एस्पिरेशनल ब्लॉक्स में क्या किया जाएगा, 6 की इंडिकेटर्स पे काम किया जाएगा ताकि क्या हो सके, ताकि बेटर प्लानिंग और इम्प्लीमेंटेशन हो सके, कैपेसिटी बिल्डिंग हो सके और जो सर्विस डिलीवरी है वो सस्टेनेबल बनाई जा सके। इसके लिए संपूर्णता अभियान लॉन्च किया गया है। किसने लॉन्च किया है, तो नीति आयोग ने लॉन्च किया है। कहाँ पे इम्प्लीमेंट किया जाएगा, तो एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स और एस्पिरेशनल ब्लॉक्स में ये इम्प्लीमेंट किया जाएगा, ठीक है। चलिए एक बार सारा चीज़ें रिवाइज कर लेते हैं। तो आर्टिलरी म्यूजियम कहाँ पे खोला गया है, इनॉग्रेट किया गया है, तो नासिक डिस्ट्रिक्ट में महाराष्ट्र में इसका इनॉग्रेशन हुआ है। इसका मेजर अट्रैक्शन ये है कि यहाँ पे कारगिल वॉर जो है 1999 की, उसको 3D में दिखाया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है अराकू अराबिका कॉफ़ी। ये कहाँ की कॉफ़ी है, तो ये कॉफ़ी है आंध्र प्रदेश और उड़ीसा की। जीआई टैग मिला है इसको आंध्र प्रदेश में और ये अराकू वैली में ग्रो की जाती है जो कि आंध्र प्रदेश में है, ठीक है। संपूर्णता अभियान क्या है, तो ये एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट और एस्पिरेशनल ब्लॉक्स में सर्विस डिलीवरी मैकेनिज्म को इम्प्रूव करने के लिए और कैपेसिटी बिल्डिंग के लिए ये इनिशिएटिव लिया गया है। इसको लॉन्च किया है नीति आयोग ने, ठीक है। अब हम लोग एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट और एस्पिरेशनल ब्लॉक्स के बारे में बात कर लेते हैं। अब यहाँ पे देख लीजिए दोनों ही टैबुलर फॉर्म में दिया हुआ है ताकि आप आराम से याद कर सकें और जो भी चीज़ें हैं बहुत ही स्ट्रक्चर्ड तरीके से आपके दिमाग में रिटेन हो जाए, ठीक है। तो सबसे पहले एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट ब्लॉक प्रोग्राम, ठीक है। तो ये जनवरी 2018 में प्राइम मिनिस्टर साहब ने इसका उद्घाटन किया था 2018 में, ठीक है। इसमें क्या हुआ था, जो भी 112 डिस्ट्रिक्ट थी इंडिया की, उनके लिए क्विक और इफेक्टिव चेंज लाने की बात करी गई थी, ठीक है। इसमें फोकस एरियाज क्या क्या था, तो हेल्थ एंड न्यूट्रिशन, एजुकेशन, एग्रीकल्चर एंड वाटर रिसोर्सेज, फाइनेंशियल इंक्लूजन, स्किल डेवलपमेंट, इंफ्रास्ट्रक्चर। तो ये 4-5 फोकस थीम्स थी जो कि बदलाव लाने की बात कही गई थी एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स में। कितने एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स थे इंडिया में उस समय, तो 112 डिस्ट्रिक्ट को चुना गया था। जिसमें क्या हुआ था, जिसमें हेल्थ पे काम किया गया, न्यूट्रिशन, हेल्थ एंड न्यूट्रिशन पे काम हुआ था, एजुकेशन पे काम हुआ था, फाइनेंशियल इंक्लूजन पे काम हुआ था, ठीक है, और स्किल डेवलपमेंट भी काम हुआ था, ठीक है। और इनको मेजर करने के लिए 81 डेवलपमेंट इंडिकेटर्स बनाए गए थे, ठीक है। 81 डेवलपमेंट इंडिकेटर्स फॉर्म किए गए थे, ये सारी जो भी ये फोकस एरियाज थीम्स थी इनके मेजरमेंट में, ठीक है। तो ये 2018 में लॉन्च किया गया था। नेक्स्ट हमारा था एस्पिरेशनल ब्लॉक प्रोग्राम। एस्पिरेशनल ब्लॉक प्रोग्राम कब आया था, तो ये पिछले साल जनवरी 2023 में ही प्रधानमंत्री साहब ने ही इसको रिलीज किया था, ठीक है। इसको लॉन्च किया था प्रधानमंत्री साहब ने, ठीक है। इसका ऑब्जेक्टिव क्या था, इसमें क्या हुआ था, इसमें 500 ब्लॉक्स जो थे, इंडिया में जो 500 ब्लॉक्स होते हैं ना, ब्लॉक आप जानते हैं पंचायत के जस्ट ऊपर और डिस्ट्रिक्ट के जस्ट नीचे इंटरमीडिएट जो एडमिनिस्ट्रेशन होता है वो ब्लॉक्स कहलाता है, ठीक है। सबसे ऊपर होता है डिस्ट्रिक्ट, उसके नीचे होता है ब्लॉक्स और फिर उसके नीचे होती है ग्राम सभा, ठीक है, ग्राम सभा। तो ये 3 लेयर है, 3 टीयर सिस्टम है गवर्नेंस का। तो जो मिडिल लेयर गवर्नेंस है, इंटरमीडिएट गवर्नेंस है, वो ब्लॉक से जो है ऑपरेट की जाती है, ठीक है। तो ऐसे 500 ब्लॉक्स को एस्पिरेशनल ब्लॉक बोला गया था, जहाँ पे फोकस एरियाज था ये हेल्थ एंड न्यूट्रिशन, एजुकेशन, एग्रीकल्चर, इंफ्रास्ट्रक्चर और सोशल डेवलपमेंट, ठीक है। तो इन एरियाज को फोकस किया गया था 500 पिछड़े हुए ब्लॉक्स में, जो कि 329 डिस्ट्रिक्ट्स में आते थे, ठीक है। यहाँ पे 112 डिस्ट्रिक्ट्स थी और यहाँ पे 329 डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर 500 ब्लॉक्स को कवर किया गया था, ताकि जो गवर्नमेंट की सर्विसेज हैं वो आराम से लोगों तक पहुंचाई जा सके, ठीक है। तो इसके लिए एस्पिरेशनल
ब्लॉक प्रोग्राम को लॉन्च किया गया था 2023 में, ठीक है। और इसको मेजर करने के लिए, इनके फोकस एरियाज को मेजर करने के लिए 40 डेवलपमेंट इंडिकेटर्स थे, ठीक है। एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम में कितने मेजरमेंट इंडिकेटर्स थे? तो 81 डेवलपमेंट इंडिकेटर्स थे, पर एस्पिरेशनल ब्लॉक प्रोग्राम में सिर्फ 40 डेवलपमेंट इंडिकेटर्स थे, ठीक है। तो एक बार फिर से जल्दी से कंपैरिजन ड्रॉ कर लेते हैं कि एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम और एस्पिरेशनल ब्लॉक प्रोग्राम में क्या अंतर है। तो एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम जो है लॉन्च किया गया था 2018 में लॉन्च किया गया था, और एस्पिरेशनल ब्लॉक प्रोग्राम 2023 में लॉन्च किया गया था। एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम में कितने डिस्ट्रिक्ट थे? तो 112 डिस्ट्रिक्ट थे। एस्पिरेशनल ब्लॉक प्रोग्राम में कितने ब्लॉक्स इंक्लूड किए गए थे? तो 500 ब्लॉक्स थे। इन लोग के फोकस एरियाज क्या थे? हेल्थ एंड न्यूट्रिशन दोनों में था, दोनों में एजुकेशन था, दोनों में एग्रीकल्चर एंड वाटर रिसोर्सेज था। फिर एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम में फाइनेंशियल इंक्लूजन, स्किल डेवलपमेंट और इंफ्रास्ट्रक्चर था, जबकि एस्पिरेशनल ब्लॉक प्रोग्राम में इंफ्रास्ट्रक्चर और सोशल डेवलपमेंट की बात करी गई थी, ठीक है। एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम के जो फोकस एरियाज थे उनको मेजर करने के लिए 81 डेवलपमेंट इंडिकेटर्स थे, ठीक है। 81 डेवलपमेंट इंडिकेटर्स थे, और एस्पिरेशनल ब्लॉक प्रोग्राम को मेजर करने के लिए 40 डेवलपमेंट इंडिकेटर्स थे, ठीक है। तो आशा करते हैं आपको यहाँ पे पूरी चीज़ें क्लियर हुई होंगी। बहुत तरीके से, बहुत स्ट्रक्चर्ड तरीके से आपको ये पूरा कंटेंट मिल रहा है, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट न्यूज़ है टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट फंड से रिलेटेड। तो आपको याद रखना है, टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट फंड मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के अंदर नहीं है, ये फ्लैगशिप प्रोग्राम है मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस का, ठीक है। इट इज़ बीइंग इम्प्लीमेंटेड बाय DRDO अंडर मेक इन इंडिया इनिशिएटिव। ये क्या करता है टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट फंड? तो जो भी डिफेंस टेक्नोलॉजीज हैं उनको डेवलप करने के लिए ये फंड प्रोवाइड करता है, ग्रांट इन एड प्रोवाइड करता है, ठीक है। इंक्लूडिंग MSMEs, स्टार्टअप्स, एकेडमिक एंड साइंटिफिक इंस्टीट्यूशंस फॉर डेवलपमेंट ऑफ डिफेंस एंड ड्यूअल यूज टेक्नोलॉजीज, ठीक है। तो ये रिसर्च, डिज़ाइन और डेवलपमेंट में काम करता है डिफेंस टेक्नोलॉजीज के। इनिशियल अमाउंट टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट का क्या है? तो 100 करोड़ है, ठीक है। Ministry of Defense has approved enhancement of funding from 10 crore to 50 करोड़ पर प्रोजेक्ट अंडर TDF स्कीम, ठीक। TDF स्कीम के अंदर 10 से 50 करोड़ तक के प्रोजेक्ट को सैंक्शन मिल सकता है, ठीक है। तो याद रखिएगा टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट फंड किसके अंदर है? तो ये मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंदर है। इसके अंदर क्या होगा? इसके अंदर जो भी ड्यूअल यूज टेक्नोलॉजीज है, मिलिट्री डिफेंस टेक्नोलॉजीज है, उनको उनके रिसर्च और डेवलपमेंट में काम किया जाएगा। माफ कीजिएगा। तो डिफेंस टेक्नोलॉजीज को रिसर्च करने के लिए, उनके डेवलपमेंट में ये ग्रांट इन एड प्रोवाइड करेगी। किसको किसको? MSMEs को, स्टार्टअप्स को, कोई साइंटिफिक इंस्टीट्यूशन है उनको, ठीक है। इनका इनिशियल अमाउंट क्या है टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट फंड का? तो 100 करोड़ है, और मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस अप्रूव कर सकती है 10 करोड़ से 50 करोड़ तक का कोई भी प्रोजेक्ट होगा वो अप्रूव किया जा सकता है अंडर TDF स्कीम, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट न्यूज़ है एक फंड से रिलेटेड जिसका नाम है एग्रीश्योर फंड, ठीक है। याद रखिएगा एग्रीश्योर किससे रिलेटेड है? नाम से खैर पता चल रहा है कि एग्रीश्योर जो है एग्रीकल्चर फील्ड से रिलेटेड है, ठीक है। तो फंड का पूरा नाम क्या है? एग्रीकल्चरल फंड फॉर स्टार्टअप्स एंड रूरल एंटरप्राइजेस। इसका पूरा नाम है एग्रीश्योर, ठीक है। इसका फंड का क्या नाम है? एग्रीश्योर। इंपॉर्टेंट बात यह है इसमें कि इसको किसने अनाउंस किया है, कौन फॉर्म करेगा? तो नाबार्ड फॉर्म करेगा, नाबार्ड ने अनाउंस किया है। क्या नाम है पूरा नाबार्ड का? नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, ठीक है। तो नाबार्ड जो है एग्रीश्योर फंड को स्टैब्लिश करेगा, और इस फंड की पूंजी कितनी होगी? इनिशियल कॉर्पस कितना होगा? तो 750 करोड़, 750 करोड़ होगा इसका फंड का इनिशियल कॉर्पस, ठीक है। इसको मैनेज कौन करेगा? तो नाबार्ड की एक होली ओन्ड सब्सिडियरी है जिसका नाम है नैब वेंचर्स वो पूरी तरीके से ये वाले एग्रीश्योर जो फंड है उसको मैनेज करेगा, ठीक है। कंट्रीब्यूशंस कहाँ से आएंगे? तो नाबार्ड कंट्रीब्यूट करेगा 250 करोड़ इस फंड में। 750 करोड़ में से 250 करोड़ नाबार्ड से आएंगे, और 250 करोड़ कहाँ से आएंगे? मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर प्रोवाइड करेगा, और ये हो गया 250 करोड़, ये हो गया 250 करोड़, तो ये 500 करोड़, बाकी के बचे 250 करोड़ अदर इंस्टीट्यूशंस इसको प्रोवाइड करेंगे, ठीक है। फंड का ड्यूरेशन क्या है? याद रखिएगा फंड का ड्यूरेशन है 10 ईयर्स। फंड का ड्यूरेशन है 10 ईयर्स, जिसको एक्सटेंड किया जाएगा 2 साल या 2 साल से ज़्यादा के लिए। इसकी फोकस एरियाज क्या क्या होंगे? इनोवेशन इन एग्रीकल्चर, ऑब्वियसली एग्रीश्योर नाम है तो एग्रीकल्चर ऑपरेशंस में ये इनोवेशन लाएगा, ठीक है। एग्रीकल्चर प्रोड्यूस वैल्यू चेन्स को प्रमोट करेगा, उनको स्ट्रेंथन करेगा। रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर है जैसे गोडाउन्स हैं, स्टोरेज यूनिट्स हैं, इनको बनाएगा। एम्प्लॉयमेंट जनरेट करेगा, और जो फार्मर प्रोड्यूसर्स ऑर्गेनाइजेशन है उनको सपोर्ट करेगा ये एग्रीश्योर फंड, ठीक है।
तो यहाँ पे हमने सारी बातें देख ली कि एग्रीश्योर फंड क्या है। तो एग्रीश्योर फंड एक एग्री फंड है जो स्टार्टअप्स और रूरल एंटरप्राइज को सपोर्ट करेगा। किसने अनाउंस किया है? तो ये नाबार्ड ने अनाउंस किया है, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट ने। इसका इनिशियल कॉर्पस कितना है? तो इनिशियल कॉर्पस है 750 करोड़। 750 करोड़ कैसे कंट्रीब्यूट किए जाएंगे? तो 750 करोड़ में से 250 करोड़ जो है नाबार्ड को दिया जाएगा, फिर दूसरा 250 करोड़ मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर प्रोवाइड करेगा, फिर तीसरा 250 करोड़ मेकिंग इट 750 करोड़ अदर इंस्टीट्यूशन से आएगा। ठीक है। और फंड का ड्यूरेशन क्या होगा? फंड का ड्यूरेशन होगा 10 साल, जिसको एक्सटेंड किया जा सकता है 2 साल से या 2 साल से अधिक। ठीक है। फोकस एरियाज क्या क्या होगा फंड का? तो इनोवेशन इन एग्रीकल्चर, एनहांसिंग एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस वैल्यू चेन्स, बिल्डिंग रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन और सपोर्टिंग फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशंस। ठीक है। चलिए बढ़ते हैं आगे, नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन देख लेते हैं अपनी। नेक्स्ट न्यूज़ है ऑपरेशन अमानत से रिलेटेड। तो अमानत क्या होता है? हमारी जो लगेज होती है, हमारी जो बिलोंगिंग्स होती है, पोजेशंस होती हैं, उसको अमानत कहते हैं। ठीक है। तो रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स ने रिसेंटली एक ऑपरेशन लॉन्च किया था जिसका नाम था ऑपरेशन अमानत। ठीक है। इसमें क्या हुआ? इसमें जो पैसेंजर्स थे उनका कुछ सामान जो खोया होगा उसको रिकवर करने के लिए लॉस्ट लगेज को ये ऑपरेशन अमानत को रन किया गया है रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स द्वारा। ठीक है। तो आपको बस इतना याद रखना है, ऑपरेशन अमानत क्या है? जो भी पैसेंजर्स है उनके लगेज, जो भी लॉस्ट लगेज है, उसको रिट्रीव करने के लिए रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स ने एक ऑपरेशन लॉन्च किया था जिसका नाम ऑपरेशन अमानत था। ठीक है। नेक्स्ट न्यूज़ है मखाना या लोटस सीड से रिलेटेड। तो आप जानते हैं सबसे ज़्यादा मखाना कहाँ होता है इंडिया में? तो बिहार में होता है। ठीक है। बिहार गवर्नमेंट ने मिनिमम सपोर्ट प्राइस अनाउंस किया है मखाना के लिए। ठीक है। तो आपसे पूछा जाएगा किस स्टेट गवर्नमेंट ने मखाना को लेकर एमएसपी लॉन्च इनिशिएट किया है या डिक्लेयर किया है? तो याद रखिएगा एमएसपी, मखाने का एमएसपी बिहार गवर्नमेंट ने डिक्लेयर किया है। ठीक है। बिहार गवर्नमेंट से रिलेटेड अभी हमने एक चीज़ क्या देखी थी अभी थोड़ी देर पहले पीछे स्लाइड्स में, कि बिहार गवर्नमेंट में चाइल्ड फ्रेंडली ग्राम पंचायत को इस्टेब्लिश किया गया है यूनिसेफ की मदद से। ठीक है। तो ऐसे ऐसे आपको याद करना है, ऐसी चीज़ों को इंटरलिंक करना है, ताकि एक चीज़ अगर आपके दिमाग में, जैसे बिहार अगर आपके सामने आया है तो आपको चीज़ें याद आती चली जाए कि बिहार में क्या क्या इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट्स हुए हैं हाल ही में। ठीक है। तो याद रखिएगा बिहार में चाइल्ड फ्रेंडली ग्राम पंचायत जो है इस्टेब्लिश किया गया है। 10 ग्राम पंचायत इस्टेब्लिश की जाएंगी जो कि चाइल्ड फ्रेंडली होंगी। बाल संसद का ऑर्गेनाइजेशन होगा। बाल संसद क्या करेगा? बाल संसद जो भी पंचायत डेवलपमेंट प्लान्स है उनमें अपने एस्पिरेशंस, अपने गोल्स, अपना विजन इंक्लूड करने की बात कहेगा। ठीक है। यहाँ पे क्या बात हो रही है बिहार से रिलेटेड? तो बिहार गवर्नमेंट ने अनाउंस किया है मिनिमम सपोर्ट प्राइस। किस चीज़ के लिए? मखाना के लिए। मिनिमम सपोर्ट प्राइस आप जानते हैं, मतलब एक मिनिमम प्राइस जो कि मखाना उगाने वाले किसानों को दिया जाएगा। ठीक है। इससे नीचे नहीं मखाना खरीदा जाएगा। एक जैसे 1,000 रुपये फिक्स कर दिया गया, तो 1,000 से कम में कोई भी मखाने को नहीं खरीद सकता है, चाहे वो प्राइवेट बॉडी हो चाहे वो गवर्नमेंट बॉडी हो। तो गवर्नमेंट बॉडी मिनिमम 1,000 में तो प्रोक्यूर करेंगी ही मखाना किसानों से। ठीक है। मखाना के बारे में देख लेते हैं। ये ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल एक्वेटिक क्रॉप है। ठीक है। एक्वेटिक क्रॉप है क्योंकि पानी में उपज होती है इसकी। इट इज कल्टिवेटेड इन स्टैग्नेंट पेरिनियल वाटर बॉडीज लाइक पॉन्ड्स, पूल्स, ऑक्सबो लेक्स एटसेट्रा। इट्स सीड्स आर आल्सो कॉल्ड ब्लैक डायमंड्स। इसकी सीड को, इसकी जो माफ कीजिएगा, सीड्स होती हैं वो ब्लैक डायमंड्स होती हैं। ठीक है। मखाना को क्या बोला जाता है? फॉक्स नट्स बोला जाता है या लोटस सीड्स बोला जाता है, विच कम फ्रॉम अ प्लांट कॉल्ड यूरियल फॉक्स। ठीक है। यूरियल फॉक्स के प्लांट जो है उससे आती है लोटस सीड्स। ठीक है। ये चाइनीज मेडिसिन में भी यूज होता है। इंडिया लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है और लार्जेस्ट स्टेट कौन है मखाना का? वो है बिहार। ठीक है। इसीलिए बिहार ने एमएसपी अनाउंस किया है मखाना सीड्स में। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट न्यूज़ है प्रधानमंत्री कॉलेज ऑफ एक्सीलेंस से रिलेटेड। तो ये कहाँ पे लॉन्च किया गया है? ये 55 डिस्ट्रिक्ट्स में लॉन्च किया गया है। कहाँ पे? मध्य प्रदेश में। ठीक है। याद रखिएगा प्रधानमंत्री कॉलेज ऑफ एक्सीलेंस कहाँ पे इनॉग्रेट किया गया है? तो 55 डिस्ट्रिक्ट्स में, मध्य प्रदेश की 55 डिस्ट्रिक्ट्स में ये लॉन्च किया गया है प्रधानमंत्री कॉलेज ऑफ एक्सीलेंस। इसको इनॉग्रेट कौन किया था? इसको इनॉग्रेट किया गया था अमित शाह जी द्वारा, जो कि हमारे होम मिनिस्टर साहब हैं। इन्होंने अमित शाह जी ने इनॉग्रेट किया था, ऑनलाइन इनॉग्रेट किया था, वर्चुअली इनॉग्रेट किया था
मध्य प्रदेश कॉलेज ऑफ प्रधानमंत्री कॉलेजेस ऑफ एक्सीलेंस। ठीक है, मध्य प्रदेश का क्या अचीवमेंट है, ये पहली ऐसी स्टेट है जो कि इम्प्लीमेंट करेगी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020। ठीक है, इसी के हिसाब से जो कॉलेजेस है वहाँ पे उनको अपग्रेड करके प्रधानमंत्री कॉलेजेस ऑफ एक्सीलेंस बना दिया गया है। ठीक है, इसमें एजुकेशनल अप्रोच क्या है यहाँ पे ऐसा नहीं है कि आप अगर बीए कर रहे हैं तो आप सिर्फ ह्यूमैनिटीज़ के सब्जेक्ट ले सकते हैं, बीकॉम कर रहे हैं तो सिर्फ मैनेजमेंट और कॉमर्स के सब्जेक्ट ले सकते हैं, अगर आप बीकॉम कर रहे हैं तो आप हिस्ट्री भी पढ़ सकते हैं साथ ही साथ। तो ये आला कार्ट टाइप की चीज़ है जहाँ पे आप कोई भी सब्जेक्ट चूज कर सकते हैं अपने इंटरेस्ट के मुताबिक, किसी एक पर्टिकुलर खांचे में नहीं होगा कि आप बीएससी कर रहे हैं तो फिजिक्स केमिस्ट्री बॉटनी जूलॉजी यही सब पढ़ें। आप बीएससी करके आप मैनेजमेंट भी ले सकते हैं, मतलब बीएससी करते करते आप मैनेजमेंट भी ले सकते हैं। ठीक है, फोकस एरियाज क्या क्या है यहाँ पे, बायोटेक्नोलॉजी है, कंप्यूटर साइंस है, आर्ट्स है और डेटा एनालिटिक्स है। ठीक है, तो ये प्रधानमंत्री कॉलेजेस ऑफ एक्सीलेंस कहाँ पे खोले गए हैं, मध्य प्रदेश में खोले गए हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट न्यूज़ है थाने बोरीवली ट्विन टनल प्रोजेक्ट से रिलेटेड। तो नाम से ही पता चल रहा है ये कहाँ पे है, ये महाराष्ट्र में है और ये इसका फाउंडेशन स्टोन जो है वो प्रधानमंत्री साहब ने रखा था, थाने बोरीवली ट्विन टनल प्रोजेक्ट। ठीक है, इसका जो फाउंडेशन स्टोन है वो प्रधानमंत्री मोदी साहब ने इसका फाउंडेशन स्टोन को ले किया है। ये लोकेशन कहाँ पे है, ये मुंबई में लोकेशन है, नाम से ही समझ में आ रहा है, थाने बोरीवली। ठीक है, प्रोजेक्ट की कॉस्ट कितनी है, लगभग 16,600 करोड़ जो है प्रोजेक्ट की कॉस्ट है। ठीक है, इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, ऑब्वियसली मुंबई के इंफ्रास्ट्रक्चर को स्ट्रॉन्ग करने के लिए। इसका की फीचर क्या है, थाने बोरीवली ट्विन टनल प्रोजेक्ट की फीचर ये है कि ये इंडिया का लॉन्गेस्ट और लार्जेस्ट अर्बन टनल प्रोजेक्ट है। ठीक है, इंडिया का लार्जेस्ट और लॉन्गेस्ट अर्बन टनल प्रोजेक्ट है। ठीक है, ये कनेक्ट होगा वाया डायरेक्ट मेट्रो लाइन जो कि होगी कितनी लंबी, 11 किलोमीटर, लगभग 12 किलोमीटर लंबी होगी। ठीक है, 12 किलोमीटर लंबी होगी ये थाने से बोरीवली जो डायरेक्ट मेट्रो लाइन होगी। ठीक है, इसी में टनल बना के मेट्रो लाइन को यूज़ किया जाएगा। ठीक है, मेट्रोस यहाँ पे रन करेंगी। ठीक है, ये अप्रॉक्स 12 किलोमीटर की ये टनल होगी, इसीलिए ये लॉन्गेस्ट और लार्जेस्ट अर्बन टनल प्रोजेक्ट है। ठीक है, और ये टर्मिनेट कहाँ होगी ये टनल, तो टर्मिनेट होगी नेशनल हाईवे 8 पे। ठीक है, NH 8 पे ये जाके टर्मिनेट होगी। ठीक है, तो याद रखिएगा कि जो थाने और बोरीवली है वो उनके बीच की डिस्टेंस कितनी है, 12 किलोमीटर लगभग डिस्टेंस होगी ट्विन टनल प्रोजेक्ट की। ठीक है, ट्विन टनल प्रोजेक्ट की जो लंबाई है वो 12 किलोमीटर होगी लगभग, मतलब 11.8 किलोमीटर्स। और प्रोजेक्ट कॉस्ट कितनी होगी, लगभग 16,600 करोड़ रुपए। ये प्रधानमंत्री मोदी साहब ने इसका फाउंडेशन ले किया है, कहाँ पे, महाराष्ट्र, मुंबई में। ठीक है, मुंबई में ये आई है। ठीक है साथियों, चलिए बढ़ते हैं आगे, कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन देख लेते हैं नेशनल वाटरवे 101 से रिलेटेड। तो नेशनल वाटरवे 101 कहाँ है, ये नागालैंड में है। अभी इनलैंड वाटरवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया और ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट ऑफ नागालैंड ने डिसाइड किया है कि वो फिजिबिलिटी स्टडी कंडक्ट करेंगे। फिजिबिलिटी स्टडी क्या होती है, मतलब कोई वाटरवे है, कोई एक नदी है या कोई एक रिवर है, उसमें फीजिबल कितना है ट्रांसपोर्टेशन रन करना, इसको फिजिबिलिटी स्टडी कहते हैं। कोई स्टडी कंडक्ट की जाती है जिसमें ये पता लगाने की कोशिश की जाती है कि ट्रांसपोर्टेशन करा जा सकता है कि नहीं, सी बॉर्न या रिवर बॉर्न ट्रांसपोर्टेशन करा जा सकता है कि नहीं, उस स्टडी को फिजिबिलिटी स्टडी कहते हैं। ठीक है, तो नेशनल वाटरवे 101 पे ये फिजिबिलिटी स्टडी की गई है। ठीक है, नेशनल वाटरवे 101 कहाँ है, ये नागालैंड में है। कौन सी रिवर पे, टीजू जुंकी रिवर। ठीक है, टीजू जुंकी रिवर जो है नेशनल वाटरवे 101 है। ठीक है, टीजू ओरिजिनेट्स नियर लोंगखेमिन सुएंगसांग डिस्ट्रिक्ट ऑफ नागालैंड। ठीक है, एंड जॉइंस चिंदवेन रिवर। चिंदवेन रिवर इज आल्सो नोन एज निंगिंथी रिवर इन म्यांमार। इट इज वन ऑफ द लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरीज ऑफ इरावदी रिवर। द मेन ट्रिब्यूटरीज ऑफ टीजू आर जुंकी, लाने एंड लिकिम्रो। जुंकी इज द लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी ऑफ टीजू इन नागालैंड। ठीक है, तो आपको याद रखना है नेशनल वाटरवे 101 कहाँ पे है, नागालैंड में है। ठीक है, ये कहाँ पे है, नागालैंड में है, नागालैंड में है। और कौन सी रिवर पे है, टीजू जुंकी रिवर। ठीक है, टीजू जुंकी रिवर पे ये है, टीजू जुंकी रिवर पे नेशनल वाटरवे 101 की फीजिबिलिटी स्टडी की गई है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा मानस। मानस क्या है, ये हेल्पलाइन है, ये एक हेल्पलाइन है फॉर रिपोर्टिंग ड्रग रिलेटेड क्राइम्स। ठीक है, तो अगर आप कहीं ड्रग रिलेटेड क्राइम आपको दिख रहा है, आपने कहीं एक्सपीरियंस किया है या आपने ऑब्जर्व किया है ड्रग रिलेटेड क्राइम आपने कहीं भी विटनेस किया है, तो आप 1933 पे कॉल कर सकते हैं। ये मानस है जिसका नाम है हेल्पलाइन फॉर रिपोर्टिंग ड्रग रिलेटेड क्राइम्स। ठीक है, मानस का फुल फॉर्म है नारकोटिक्स प्रोहिबिशन इंफॉर्मेशन सेंटर और नारकोटिक्स प्रोहिबिशन इंटेलिजेंस सेंटर। ठीक है, तो मानस क्या करता है, यह एक हेल्पलाइन नंबर है
जिसमें ड्रग रिलेटेड क्राइम्स की रिपोर्ट की जाती है। ठीक है, माइनस क्या है, ये एक हेल्पलाइन नंबर है जहाँ पे ड्रग रिलेटेड क्राइम्स को रिपोर्ट किया जाता है। ठीक है, मानस है, और ये कितना है इसका नंबर 1933। ठीक है, नेक्स्ट है अपना ऑपरेशन नन्हे फरिश्ते। नन्हे फरिश्ते ऑपरेशन जो है रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स रन कर रहा है, ताकि जो भी डिस्ट्रेस चिल्ड्रन बच्चे हैं, जो भी ह्यूमन ट्रैफिक में बच्चे डिस्ट्रेस रहते हैं, उनको रेस्क्यू किया जा सके। ठीक है, उनको रेस्क्यू करने के लिए नन्हे फरिश्ते ऑपरेशन लॉन्च किया गया है। ठीक है, तो जैसे आपने वो एक पिक्चर थी, आमिर खान की मूवी थी, जिसमें वो सारी चीज़ें भूल जाता है ना, उसका नाम हम खुद ही भूल गए मूवी का। ठीक है, तो खैर एक मूवी थी, उसमें ट्रेन में बच्चों को ट्रैफिक करके लिया जाता है, तो उसमें आर्मी पर्सन जो होते हैं वो उनको रेस्क्यू करते हैं। ठीक है, तो ऑपरेशन नन्हे फरिश्ते क्या करेंगे, जो भी बच्चे जिनको ट्रैफिकिंग हो रही है, जो बच्चे ट्रैफिकिंग का शिकार है, उनको बचाया जाएगा। और ये कौन रन कर रहा है, तो ये रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स रन कर रही है ऑपरेशन नन्हे फरिश्ते, और इन्होंने लगभग अभी तक 84,119 चिल्ड्रन को रेस्क्यू किया है इन द लास्ट 7 ईयर्स। तो ये पिछले 7 सालों से चल रहा है। ठीक है, तो याद रखिएगा ऑपरेशन नन्हे फरिश्ते किससे रिलेटेड है, आप ये मत सोचिएगा कि ये चाइल्ड डेवलपमेंट से रिलेटेड है, बल्कि ये चाइल्ड ह्यूमन ट्रैफिकिंग में जो भी बच्चे फंसे हुए हैं उनको रेस्क्यू करने के लिए ये ऑपरेशन नन्हे फरिश्ते रन किया जा रहा है। ठीक है, रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स के बारे में कुछ चीज़ जान लेते हैं। रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स कब आई थी, इट वाज एस्टैब्लिश एज एन आर्म फोर्स ऑफ यूनियन ऑफ इंडिया इन 1985। ठीक है, 1985 में रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स को इस्टेब्लिश किया गया था, ताकि जो भी रेलवे से रिलेटेड जो भी क्राइम्स है उनको बचाया जा सके और रेलवे को सेफ्टी प्रोवाइड किया जा सके। ठीक है, तो रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स। ठीक है, एक बार फिर से सारी चीज़ें रिवाइज कर लेते हैं, यहाँ पे कई चीज़ें हैं। ठीक है, तो सबसे पहली बात है हम लोग ने की थी नेशनल वाटरवे 101 की। नेशनल वाटरवे 101 कहाँ है, तो नेशनल वाटरवे 101 नागालैंड में है। कौन से रिवर पे है ये, यहाँ पे फिजिबिलिटी स्टडी हुई है, तो टीजू जुमकी रिवर, ये टीजू जुमकी रिवर जो है नेशनल वाटरवे 101 इस पे जो है बेस्ड है, यहाँ पे फिजिबिलिटी स्टडी कंडक्ट की गई है। ठीक है, मानस क्या है, मानस एक हेल्पलाइन नंबर है जिसमें ड्रग रिलेटेड क्राइम्स को रिपोर्ट किया जाएगा। इसका नंबर क्या है 1933। ठीक है, 1933 इसका रिपोर्टिंग नंबर है। ठीक है, ऑपरेशन नन्हे फरिश्ते क्या है, ऑपरेशन नन्हे फरिश्ते है जहाँ पे छोटे बच्चे जो भी ट्रैफिकिंग का शिकार हुए हैं उनको रेस्क्यू करने के लिए। ऑपरेशन नन्हे फरिश्ते किसका इनिशिएटिव है, तो रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स का इनिशिएटिव है। ये लॉन्च हुआ था 2018 में। ठीक है, 2018 में ये लॉन्च किया गया था ऑपरेशन नन्हे फरिश्ते। कौन रन करता है इसको, रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स रन करती है। रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स कब फॉर्म हुई थी, तो 1985 में रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स इस्टेब्लिश की गई थी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट न्यूज़ है छगोज आइलैंड से रिलेटेड। तो छगोज आइलैंड क्या है, ये एक डिस्प्यूटेड टेरिटरी है बिटवीन यूनाइटेड किंगडम एंड मॉरिशस। ठीक है, यूनाइटेड किंगडम एंड मॉरिशस के बीच एक छगोज आइलैंड एक डिस्प्यूटेड टेरिटरी है, जिसमें इंडिया ने सपोर्ट किया है किसका, मॉरिशस का। ठीक है, मॉरिशस का क्यों सपोर्ट किया है, क्योंकि ये ब्रिटिश कॉलोनी थी, तो ब्रिटिश कॉलोनी होने की वजह से छगोज आइलैंड जो है ये यूनाइटेड किंगडम द्वारा क्लेम किया जाता है। हालांकि ये मॉरिशस की टेरिटरी के अंदर है, तो मॉरिशस चाहता है कि ये हमारा टेरिटरी हो जाए, हमारा जो आइलैंड है इस पे हमारा क्लेम हो। ठीक है, छगोज आइलैंड जो है उस पे हमारा क्लेम हो। तो ये डिस्प्यूटेड टेरिटरी है किसके किसके बीच, यूनाइटेड किंगडम और मॉरिशस के बीच, और इंडिया सपोर्ट कर रहा है मॉरिशस को। ठीक है, नेक्स्ट है 10 लार्जेस्ट कोल माइंस। ठीक है, तो अभी एक सर्वे हुआ था लार्जेस्ट कोल माइंस का, जिसमें 2 इंडिया की कोल माइंस सबसे लार्जेस्ट कोल माइंस में आई है, टॉप 10 लार्जेस्ट कोल माइंस में आई है। ठीक है, तो ये जो सर्वे है ये किसने रिलीज किया था, worldatlas.com ने। ठीक है, worldatlas.com ने अभी 10 लार्जेस्ट कोल माइंस का एक सर्वे रिलीज किया था, जिसमें गेवरा और कुसमुंडा कोल माइंस जो हैं साउथ ईस्टर्न कोल फील्ड्स की, जो कि छत्तीसगढ़ में है, ये सबसे बड़ी है। ठीक है, हैव बीन रैंक्ड सेकेंड एंड फोर्थ रिस्पेक्टिवली, मतलब सेकेंड लार्जेस्ट कोल फील्ड गेवरा है और फोर्थ लार्जेस्ट फील्ड कुसमुंडा कोल माइन है। ठीक है, तो गेवरा कोल माइन और कुसमुंडा कोल माइन जो है ये टॉप 10 लार्जेस्ट कोल माइंस वर्ल्ड में आते हैं, ये लिस्ट में आई है। ठीक है, सेकंड पे है गेवरा कोल माइंस, फोर्थ पे है कुसमुंडा कोल माइंस, और ये दोनों ही कहाँ पे हैं, ये दोनों ही छत्तीसगढ़ में है। ठीक है, याद रखिएगा ये दोनों ही छत्तीसगढ़ में है। छत्तीसगढ़ में कहाँ में, कोरबा डिस्ट्रिक्ट में। ठीक है, कोरबा डिस्ट्रिक्ट है छत्तीसगढ़ में, वहाँ पे 2 माइंस हैं, 2 कोल माइंस हैं। एक गेवरा कोल माइन जो कि टॉप 10 लार्जेस्ट कोल माइंस में सेकेंड नंबर पे है, और फोर्थ नंबर पे है
टॉप 10 लार्जेस्ट कोल माइंस के 4th नंबर पे है कुसमुंडा कोल माइंस, ठीक है। और ये दोनों ही कहाँ है, तो ये दोनों ही कोरबा डिस्ट्रिक्ट में है, जो कि छत्तीसगढ़ में आता है, ठीक है। तो याद रखिएगा ये 10 लार्जेस्ट कोल माइंस में इंडिया की 2 माइंस हैं जो सबसे बड़ी हैं और सेकेंड और 4th पोजीशन पे है, ठीक है। ये किसकी रिपोर्ट थी या ये किसका सर्वे था, तो ये worldatlas.com का ये सर्वे थी या लिस्ट थी, ठीक है। बढ़ते हैं आगे। तो आगे हम लोग बढ़ के देखते हैं कि लोक संवर्धन पर्व की बात हो रही है। लोक संवर्धन पर्व क्या है, ये मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स का एक पर्व है, जिसमें क्या होगा, जिसमें जो भी माइनॉरिटीज़ हैं उनके स्कीम्स, प्रोग्राम्स और अचीवमेंट्स को शोकेस किया जाएगा अंडर इट्स 100 डेज प्रोग्राम, ठीक है। तो मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स के अंदर जितने भी स्कीम्स हैं, जितने भी प्रोग्राम्स हुए हैं और जितने भी अचीवमेंट्स हैं 100 दिनों के अंदर, उन सारों को शोकेस किया जाएगा अंडर द पर्व ऑफ लोक संवर्धन पर्व, ठीक है। तो ये सेलिब्रेशन टाइप का है फॉर द वर्क ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ वेलफेयर एंड डेवलपमेंट ऑफ माइनॉरिटी कम्युनिटीज इन इंडिया, ठीक है। तो जो मिनिस्ट्री है ये ऑर्गेनाइज करेगी कल्चरल इवनिंग्स शोकेसिंग रिच कल्चरल हेरिटेज ऑफ ऑल माइनॉरिटी कम्युनिटीज सच एज सिंगी चम, लाइन डांस, मणिपुरी डांस, भांगड़ा, लंगर, मंगियार, मांडो, सिद्धि गोमा, करागट्टम, फाग डांस और फोक डांस ऑफ केरला। तो ये सारी चीजें की जाएंगी मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स में, ठीक है। लोक संवर्धन पर्व इज शोकेसिंग एंड सेलिब्रेटिंग मोर देन 70 exquisite handicrafts and handloom products by 162 artisans belonging to minority communities from various states, ठीक है। तो लोक संवर्धन पर्व में क्या होगा, मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स अपने अचीवमेंट्स को, अपनी स्कीम्स को, अपने प्रोग्राम्स को शोकेस करेगी, ठीक है। तो बस आपको इतना याद रखना है कि लोक संवर्धन पर्व किसका इनिशिएटिव है, तो ये मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स का इनिशिएटिव है, जिसके अंतर्गत वो क्या करेंगी, उनका ऑब्जेक्टिव क्या है, उनके जो भी प्रोग्राम्स हैं, जो भी अचीवमेंट हैं, जो भी स्कीम्स हैं, उनको शोकेस किया जाएगा, ठीक है। तो बस आप इतना याद रखिएगा, लोक संवर्धन पर्व किसने लॉन्च किया है, मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स ने। इनका ऑब्जेक्टिव क्या है, अपनी स्कीम्स को, अपने प्रोग्राम्स को, अपने अचीवमेंट्स को शोकेस करना, ठीक है। एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं सारी चीजें। तो चगोस आइलैंड किसके किसके बीच की डिस्प्यूटेड टेरिटरी है, यूनाइटेड किंगडम की और मॉरिशस की, ठीक है। यूनाइटेड किंगडम की और मॉरिशस की। 10 लार्जेस्ट कोल माइंस में कौन है, सेकंड नंबर पे गेवरा कोल माइन है और 4th नंबर पे कुसमुंडा कोल माइन है, ठीक है। 4th नंबर पे कुसमुंडा कोल माइन है। ये दोनों कहाँ हैं, ये दोनों माइंस जो हैं कोरबा छत्तीसगढ़ में है, ठीक है। कोरबा छत्तीसगढ़ में है, ठीक है। कोरबा छत्तीसगढ़ में ये दोनों माइंस हैं। और ये लिस्ट किसने जारी की है, तो ये लिस्ट जारी की है worldatlas.com ने, ठीक है। worldatlas.com ने ये लिस्ट जारी की है। नेक्स्ट है लोक संवर्धन पर्व, इसको किसने इनिशिएट किया है, मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स ने, MOMA ने, मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स ने, ठीक है। और इसमें क्या होगा, इसमें ये अपने अचीवमेंट्स, अपने प्रोग्राम्स, अपनी स्कीम्स को शोकेस करेंगे, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट न्यूज़ है भिल ट्राइब से रिलेटेड। तो रिसेंटली भिल ट्राइब गैदर हुई थी, इकट्ठा हुई थी राजस्थान में एक अलग भिल राज्य की मांग करने के लिए, ठीक है। मनगढ़ धाम राजस्थान में ये अभी इकट्ठा हुई थी भिल ट्राइब, और इन्होंने एक अलग राज्य की मांग की थी जिसका नाम होगा भिल राज्य, भिल स्टेट, ठीक है। तो आपसे पूछा जाएगा कौन सी ट्राइब ने अभी ये इंडिपेंडेंट स्टेट की मांग की है, तो आपको पता होगा या आपको बताना होगा कि वो कौन सी ट्राइब है। तो आपके सामने ऑप्शन होंगे भिल ट्राइब, गौंड ट्राइब, भिल ट्राइब, सहरिया ट्राइब, ठीक है, जुआंग ट्राइब, ओरांग ट्राइब, इतने तो ट्राइब हैं अपने यहाँ, ठीक है। तो याद रखिएगा कि ये जो इंडिपेंडेंट स्टेट की मांग की गई है ये भिल ट्राइब द्वारा की गई है। और ये कहाँ मांग की गई है, तो ये राजस्थान में लोग गैदर हुए थे, इकट्ठा हुए थे मनगढ़ धाम में। यहाँ पे इन्होंने आके एक इंडिपेंडेंट राज्य, एक अलग राज्य की मांग की थी जो कि भिल स्टेट के नाम से जाना जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है ग्रीन चारकोल प्लांट्स। तो NTPC विद्युत व्यापार निगम लिमिटेड ने, NVVNL ने सेटअप किया है 2 ग्रीन चारकोल प्लांट्स, कहाँ पे, हरियाणा में, ठीक है। 2 ग्रीन चारकोल प्लांट्स कहाँ पे स्टैब्लिश किए गए हैं, हरियाणा में, कहाँ पे, गुरुग्राम में और फरीदाबाद में, ठीक है। दीज प्लांट्स विल कन्वर्ट म्यूनिसिपल वेस्ट इनटू चारकोल और ग्रीन कोल, ठीक है। तो ये क्या करेंगे, ये वेस्ट टू एनर्जी प्लांट्स होंगे, जहाँ पे म्यूनिसिपल वेस्ट है वो उसको ग्रीन कोल में कन्वर्ट कर दिया जाएगा, ठीक है। इंडिया का लार्जेस्ट वेस्ट टू चारकोल प्लांट कहाँ पे है, ये वाराणसी में है, याद रखिएगा, ठीक है। ये वाराणसी में है, याद रखिएगा। नए 2 ग्रीन चारकोल प्लांट्स कहाँ पे स्टैब्लिश किए गए हैं, हरियाणा में स्टैब्लिश किए गए हैं। हरियाणा में पर्टिकुलरली कहाँ पे, तो फरीदाबाद में और गुड़गांव में, ठीक है। गुरुग्राम में और फरीदाबाद में ग्रीन चारकोल प्लांट्स को स्टैब्लिश किया गया है। और ये प्लांट्स क्या करेंगे, ये प्लांट्स जो है म्यूनिसिपल वेस्ट को कन्वर्ट कर देंगे ग्रीन चारकोल में या ग्रीन कोल में, ठीक है। इंडिया का लार्जेस्ट वेस्ट टू चारकोल प्लांट कहाँ पे है, तो वाराणसी उत्तर प्रदेश में है, ठीक है। नेक्स्ट न्यूज़ है
चारदाई मोदाइम से, ठीक है, चारदाई मैदान से, ठीक है, चराईदेव मैदान से, ठीक है, चराईदेव मैदान ये कहाँ पे है, तो ये असम में है, ठीक है, याद रखिएगा ये कहाँ पे है, ये असम में है। और नॉर्थ ईस्ट इंडिया से नॉमिनेट होने वाली, यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट लिस्ट में नॉमिनेट होने वाली ये पहली साइट है, ठीक है। तो चराईदेव मैदान हैज़ बीन नॉमिनेटेड टू बिकम फर्स्ट यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट इन नॉर्थ ईस्ट इंडिया इन कल्चरल कैटेगरी, ठीक है। तो यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट की कल्चरल कैटेगरी में नॉर्थ ईस्ट इंडिया से पहली साइट है चराईदेव मैदान की, ठीक है, चराईदेव मैदान की या चराईदेव मैदान की, ठीक है। ये क्या है, ये एक्चुअली में माउंट बरियल ट्रेडिशन है, ठीक है, यहाँ पे दफन किया जाता था लोगों को, तो ये बरियल ट्रेडिशन यहाँ पे फॉलो किया जाता था बाय टाई अहोम कम्युनिटी इन असम, ठीक है। इट एंश्राइन्स द मॉर्टल रिमेन्स ऑफ मेंबर्स ऑफ अहोम डायनेस्टी। तो अहोम डायनेस्टी के जो बड़े बड़े लोग थे उनके जो मॉर्टल रिमेन्स थे उनको प्रिजर्व करने के लिए यहाँ पे चराईदेव मैदान का यूज़ किया जाता था, ठीक है। जैसे आप जानते हैं कि जो बुद्ध थे, भगवान महात्मा बुद्ध थे, उनके मॉर्टल रिमेन्स को कंजर्व करने के लिए क्या बनाया गया था, स्तूपा बनाया गया था, ठीक है, स्तूपा बनाते थे ताकि जो उनके मॉर्टल रिमेन्स हैं वहाँ पे प्रिजर्व किए जा सके। वैसे ही अहोम कम्युनिटी के लोगों को प्रिजर्व, उनके मॉर्टल रिमेन्स को प्रिजर्व करने के लिए चराईदेव मैदान का यूज़ किया जाता था, जो कि असम में था, ठीक है। उसके बाद से क्या हुआ, आफ्टर 18th सेंचुरी अहोम रूलर्स अडॉप्टेड हिंदू मेथड ऑफ क्रीमेशन एंड स्टार्टेड बरिंग द क्रीमेटेड बोन्स एंड एशेज एट मोइदाम चराईदेव, ठीक है। तो चराईदेव मोइदाम में क्या होने लगा, फिर वही हिंदू मेथड को अडॉप्ट कर लिया, जहाँ पे जो भी अस्थियाँ होती थी, क्रीमेटेड बोन्स की एशेज होती थी, उनको यहाँ पे क्रीमेट करने लग गए, ठीक है। तो याद रखिएगा चराईदेव मोइदाम कहाँ पे है, तो ये असम में है। ये किससे रिलेटेड है, तो ये अहोम कम्युनिटी से रिलेटेड है, ठीक है। इसको कौन सी कैटेगरी में नॉमिनेट किया गया है, इसको कल्चरल कैटेगरी में नॉमिनेट किया गया है यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट की, ठीक है। तो यहाँ पे 3-4 चीजें थी, आपको ध्यान में रखनी है, ठीक है। एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं सारी चीज। बेल ट्राइब ने क्या किया है, बेल ट्राइब ने राजस्थान में इकट्ठा होकर एक नई इंडिपेंडेंट स्टेट की मांग की है, ठीक है। मनगर डैम राजस्थान में इकट्ठा हुए थे और एक इंडिपेंडेंट भेल स्टेट की मांग की गई है। ग्रीन चारकोल प्लांट्स कहाँ पे स्टैब्लिश किए जाएंगे, 2 ग्रीन चारकोल प्लांट्स स्टैब्लिश किए गए हैं हरियाणा में कहाँ पे पर्टिकुलरली, तो हरियाणा में गुरुग्राम और फरीदाबाद में ये स्टैब्लिश किया जाएगा। इनका काम क्या होगा ग्रीन चारकोल प्लांट्स का, ये वेस्ट टू एनर्जी प्लांट्स होंगे, जिसमें से म्यूनिसिपल वेस्ट को कन्वर्ट कर दिया जाएगा, म्यूनिसिपल वेस्ट को कन्वर्ट किया जाएगा किसमें, ग्रीन कोल में, ठीक है। सबसे बड़ा वेस्ट टू एनर्जी प्लांट कहाँ पे है, सबसे बड़ा वेस्ट टू एनर्जी प्लांट है वाराणसी उत्तर प्रदेश में, ठीक है। चराईदेव मैदान क्या है, तो चराईदेव मैदान जो है ये नॉमिनेट किया गया है, नॉर्थ ईस्ट इंडिया की एक साइट है, असम की एक साइट है, जिसको नॉमिनेट किया गया है कल्चरल कैटेगरी में अंडर वर्ल्ड हेरिटेज साइट, ठीक है। ये किससे रिलेटेड है चराईदेव मैदान, तो चराईदेव मैदान असम से रिलेटेड है और ये अहोम कम्युनिटी असम में है और अहोम कम्युनिटी से रिलेटेड है, अहोम डायनेस्टी के बरियल प्रैक्टिसेस से रिलेटेड है, जहाँ पे मॉर्टल रिमेन्स को प्रिजर्व किया जाता था, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट न्यूज़ है ग्रेफाइट से रिलेटेड। तो ग्रेफाइट का एक ब्लॉक जो है डिस्कवर किया गया है कहाँ पे, मध्य प्रदेश में। दिस इज द फर्स्ट क्रिटिकल मिनरल एसेट ऑफ कोल इंडिया, ठीक है। तो कोल इंडिया ने मध्य प्रदेश में ग्रेफाइट ब्लॉक को डिस्कवर किया है। याद रखिएगा ग्रेफाइट ब्लॉक कहाँ पे डिस्कवर किया गया है, तो कोल इंडिया ने डिस्कवर किया है मध्य प्रदेश में, ठीक है। कोल इंडिया ने डिस्कवर किया है मध्य प्रदेश में, ठीक है। नेक्स्ट न्यूज़ है कलरी पयट्टू से। कलरी पयट्टू क्या है आप जानते होंगे, ये मार्शल आर्ट है केरला का, ठीक है। केरला का मार्शल आर्ट है कलरी पयट्टू, ठीक है। नेक्स्ट न्यूज़ है आइजवल सिटी से। तो आइजवल सिटी जो है ये 4th कैपिटल बनी है नॉर्थ ईस्ट इंडिया की, जहाँ पे रेल सर्विसेज शुरू होंगी, ठीक है। 4th कैपिटल बनी है नॉर्थ ईस्ट इंडिया की, जहाँ पे रेल सर्विसेज को शुरू किया जाएगा, ठीक है। अभी तक कहाँ कहाँ पे है, तो असम गुवाहाटी में है, त्रिपुरा की कैपिटल अगरतला में है और नाहर लगून में है, ठीक है। दीज ऑल प्लेसेज आर कनेक्टेड बाय रेलवे नेटवर्क, ठीक है। The Bairabi Serang railway project runs from Bairabi in Assam to Sairang in Aizawl district of Mizoram and is 52 kilometers long, ठीक है। तो आइजवाल में, जो कि मिजोरम की कैपिटल है आइजवाल, वहाँ वो 4थी सिटी बनी है जहाँ पे रेलवे सर्विसेज प्रोवाइड की जाएंगी, ठीक है। इससे पहले कौन कौन सी स्टेट्स, उससे पहले कौन कौन सी सिटीज़ हैं नॉर्थ ईस्ट की जहाँ पे रेल सर्विसेज कनेक्टेड है, तो वहाँ पे गुवाहाटी में कनेक्टेड है, अगरतला में कनेक्टेड है और नाहर लगून में कनेक्टेड है। नाहर लगून, गुवाहाटी और अगरतला में। आइजवाल जो है, आइजवाल मिजोरम की कैपिटल आइजवाल, वो 4th सिटी बनेगी जो कि रेलवे से कनेक्ट की जाएगी। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट है
50th कम्युनिटी 500th कम्युनिटी रेडियो। तो 500th कम्युनिटी रेडियो कहाँ पे स्टैब्लिश किया गया है? ये भी आइजवाल मिजोरम में स्टैब्लिश किया गया है। ठीक है, तो याद रखिएगा आइजवाल में 2 चीज़ आई है, क्या क्या? पहले तो रेल आई है, रेल के बाद कम्युनिटी रेडियो आ गया है। ठीक है, कम्युनिटी रेडियो आ गया है। तो यूनियन इन्फॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्टर अश्वनी वैष्णव साहब ने इनॉग्रेट किया है 500th कम्युनिटी रेडियो स्टेशन। ठीक है, कंट्रीज 500th कम्युनिटी रेडियो स्टेशन हैज बीन सेट अप एट IIMC इन आइजवाल मिजोरम। ठीक है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन ने सेटअप किया है आइजवाल मिजोरम में इंडिया का 500th कम्युनिटी रेडियो। ठीक है, तो आपको याद रखना है 500th कम्युनिटी रेडियो कहाँ पे आया है? तो ये आया है आइजवाल में। ठीक है, फिर से देख लेते हैं सारी चीज़ें। ग्रेफाइट का ब्लॉक कहाँ पे डिस्कवर किया गया है? MP में डिस्कवर किया गया है। किसने डिस्कवर किया है? तो कोल इंडिया लिमिटेड ने किया है, CIL ने किया है। कलरीपयट्टू क्या है? कलरीपयट्टू मार्शल आर्ट है, किसका? केरला का। ठीक है, आइजवाल सिटी में क्या हुआ है? तो आइजवाल सिटी में रेलवे सर्विसेज आएंगी। ठीक है, रेल से कनेक्ट किया जाएगा। ये कौन सी सिटी है नॉर्थ ईस्ट की रेल से कनेक्ट होने वाली? तो ये 4th सिटी है नॉर्थ ईस्ट की, जो कि रेल से जिसको कनेक्ट किया जाएगा। इससे पहले कौन कौन सी सिटीज़ हैं? तो इससे पहले हैं गुवाहाटी, अगरतला और नाहरलगुन। ठीक है, नाहरलगुन, ये 3 जो सिटीज़ हैं ये ऑलरेडी कनेक्टेड है रेलवे से। ठीक है, और दूसरी चीज़ क्या हुई है आइजवाल सिटी में? तो आइजवाल सिटी में ही 500th कम्युनिटी रेडियो को लॉन्च किया गया है। 500th कम्युनिटी रेडियो को लॉन्च किया गया है कहाँ पे? आइजवाल में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, कुछ इंटरनेशनल इवेंट्स की बात कर लेते हैं। तो डेनमार्क पहली ऐसी कंट्री बनी है जो कि टैक्स करेगी लाइव स्टॉक फार्मर्स को फ्रॉम 2030, क्योंकि लाइव स्टॉक से भी काफ़ी एमिशंस होते हैं, काफ़ी CO2 एमिशंस होते हैं, कार्बन डाई एमिशंस होते हैं, इसलिए उनको भी अब टैक्स किया जाएगा। उनकी जो एक्टिविटीज़ है उनको टैक्स किया जाएगा कहाँ पे? डेनमार्क में। ठीक है, तो याद रखिएगा डेनमार्क हैज़ डिसाइडेड टू tax livestock farmers from 2030. It will become first country in the world to do so. It is known that Denmark is a major pork and dairy product exporting country. पोर्ट और डेयरी प्रोडक्ट को जनरेट करने के लिए काफ़ी ज़्यादा CO2 एमिशन होते हैं, जिसकी वजह से डेनमार्क ने ये डिसाइड किया है कि डेनमार्क अब टैक्स करेगी लाइवस्टॉक फार्मर्स को फ्रॉम 2030। ठीक है, डेनमार्क की कैपिटल है कोपनहेगन। यहाँ पे डेनमार्क का मैप है, देख लेते हैं। तो डेनमार्क है, ये पूरा ये डेनमार्क है। डेनमार्क की बॉर्डर किससे है? जर्मनी से। ठीक है, ये जर्मनी है नीचे, डेनमार्क के साउथ में जर्मनी है। डेनमार्क के वेस्ट में है नॉर्थ सी। ठीक है, ये नॉर्थ सी है, और डेनमार्क के ईस्ट में है बाल्टिक सी। ठीक है, ये बाल्टिक सी दिखाई नहीं दे रहा है, पर ये है बाल्टिक सी। ठीक है, तो याद रखिएगा डेनमार्क के वेस्ट में है नॉर्थ सी, ईस्ट में है बाल्टिक सी, साउथ में है जर्मनी। ठीक है, ये जर्मनी से ही सारी खाली जो अपनी बॉर्डर है वो शेयर करता है। ठीक है, डेनमार्क क्या करेगा? पहली ऐसी कंट्री बना है विच विल टैक्स लाइव स्टॉक फार्मर्स फ्रॉम 2030। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन है इंटरनेशनल सोलर अलायंस से रिलेटेड। तो इंटरनेशनल सोलर अलायंस को ज्वाइन करने वाली जो 100 कंट्री है वो पैराग्वे बनी है। ठीक है, पैराग्वे जो है इंटरनेशनल सोलर अलायंस को ज्वाइन करने वाली 100 कंट्री बनी है। और इंटरनेशनल सोलर अलायंस के बारे में कुछ बातें हो जाए। ठीक है, तो इंटरनेशनल सोलर अलायंस 2015 में इंडिया और फ्रेंच कॉपरेशन से फॉर्म हुई थी। ठीक है, इंडिया और फ्रेंच कॉपरेशन से ISA फॉर्म हुई थी, इंटरनेशनल सोलर अलायंस। इसके अंतर्गत क्या होगा? जो भी कंट्रीज डायरेक्ट सनलाइट रिसीव करती हैं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बीच, जो भी डायरेक्ट सनलाइट रिसीव करती है वो इस मुहिम का या इस इनिशिएटिव का हिस्सा हो सकती हैं। यहाँ पे क्या होगा? यहाँ पे सोलर एनर्जी को रिसीव करके एनर्जी प्रोड्यूस की जाएगी इंटरनेशनल सोलर अलायंस से, ये उनका एक एम है। ठीक है, और ये कहाँ पे इसका हेडक्वार्टर्स है इंटरनेशनल सोलर अलायंस का? तो इंटरनेशनल सोलर अलायंस का हेडक्वार्टर्स है गुरुग्राम, हरियाणा में। ठीक है, तो याद रखिएगा ये बातें कि पैराग्वे जो है 100 कंट्री बनी है इंटरनेशनल सोलर अलायंस को ज्वाइन करने वाली। इंटरनेशनल सोलर अलायंस 2015 में बनी थी विद द हेल्प ऑफ इंडिया एंड फ्रांस। ठीक है, और ये कब बनी थी? ये COP21 हो रहा था, यूनाइटेड नेशंस क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंस हो रहा था पेरिस में 2015 में, तब ये इंटरनेशनल सोलर अलायंस जो है फॉर्म किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट है राइजोटोप प्रोजेक्ट। राइजोटोप क्या प्रोजेक्ट है? इसमें राइनोस की जो हॉर्न्स होती हैं उसमें रेडियो एक्टिव मटेरियल इंजेक्ट कर दिया गया है। इससे क्या होगा? इससे जो राइनोस की पोचिंग है, राइनोस को जो हार्म पहुंचा रहे हैं, राइनोस को मार रहे हैं, उनकी तस्करी जो हो रही है, पोचिंग हो रही है, वो सब रुकेगा। और राइजोटोप प्रोजेक्ट कहाँ का है? तो ये साउथ अफ्रीका का प्रोजेक्ट है, ये 2021 में लॉन्च किया गया था। ठीक है, तो याद रखिएगा राइजोटोप प्रोजेक्ट।
नेक्स्ट है कोलंबो प्रोसेस। कोलंबो प्रोसेस क्या है? ये एक म्यूचुअल कंसल्टेशन प्रोसेस है ऑन ओवरसीज एम्प्लॉयमेंट एंड कॉन्ट्रैक्ट लेबर, ठीक है। तो ये इसमें 12 मेंबर कंट्रीज हैं, सारी की सारी एशिया में, ठीक है। तो एशियन कंट्रीज जो कि इनकी मेंबर हैं, इनसे अगर एक दूसरे में जाते हैं, लोग जाते हैं ओवरसीज एम्प्लॉयमेंट या कॉन्ट्रैक्ट लेबर बन के, तो उनके सेफ पैसेज के लिए, उनकी सेफ्टी के लिए कोलंबो प्रोसेस जो है काम करता है, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्यों बना है इस बार? क्योंकि इंडिया इस बार चेयर है कोलंबो प्रोसेस का, ठीक है। कोलंबो प्रोसेस हमने आपको बताया क्या है, ये कंसल्टेटिव प्रोसेस है जहाँ पे ओवरसीज एम्प्लॉयमेंट और कॉन्ट्रैक्ट लेबर्स की सेफ्टी की बात की जाती है, सेफ्टी और रेगुलेशन की बात की जाती है। इसमें 12 मेंबर कंट्रीज हैं एशिया से। कौन कौन सी? अफगानिस्तान, बांग्लादेश, चाइना, कंबोडिया, इंडिया, इंडोनेशिया, नेपाल, पाकिस्तान, फिलीपींस, श्रीलंका, थाईलैंड और वियतनाम, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग 3 और इवेंट्स देखे, इंटरनेशनल इवेंट्स देखे। एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं। तो क्या हुआ है, पैराग्वे जो बनी है वो 100th कंट्री बनी है इंटरनेशनल सोलर अलायंस को ज्वाइन करने वाली। राइजोटेप प्रोजेक्ट क्या है? ये साउथ अफ्रीकन साइंटिस्ट का एक प्रोजेक्ट है जिसके अंतर्गत राइनोस की जो हॉर्न है उनमें रेडियो एक्टिव मटेरियल को इंजेक्ट किया जाएगा ताकि उनकी पोचिंग ना हो सके, उनकी किलिंग ना हो सके, उनकी तस्करी ना होने पाए, ठीक है। नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट है कोलंबो प्रोसेस। कोलंबो प्रोसेस क्या है? ये म्यूचुअल कंसल्टेटिव प्रोसेस है जिसके अंतर्गत ओवरसीज एम्प्लॉयमेंट और कॉन्ट्रैक्ट लेबर की सेफ्टी रेगुलेशन के बारे में बात की जाएगी। इसमें 12 मेंबर कंट्रीज हैं और सारी की सारी एशिया से हैं। कौन कौन सी कंट्रीज हैं? तो अफगानिस्तान है, बांग्लादेश है, चाइना है, कंबोडिया है, इंडिया है, इंडोनेशिया है, नेपाल है, पाकिस्तान है, फिलीपींस है, श्रीलंका है, थाईलैंड है और वियतनाम है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं और कुछ इंटरनेशनल इवेंट्स देख लेते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, आप इसको स्टार मार्क कर लीजिए, क्योंकि शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन करने वाली 10th कंट्री जो बनी है वो बनी है बेलारूस, ठीक है, बेलारूस। सबसे पहले इसकी हम लोकेशन देख लेते हैं, ठीक है। तो ये बेलारूस यहाँ पे है। ये किसके साथ बॉर्डर शेयर कर रहा है? ये रशिया के साथ बॉर्डर शेयर कर रहा है, ये लतविया के साथ बॉर्डर शेयर कर रहा है, लिथुआनिया के साथ बॉर्डर शेयर कर रहा है बेलारूस, पोलैंड के साथ कर रहा है और यूक्रेन के साथ कर रहा है, ठीक है। तो मतलब ये बेलारूस जो है ये लैंड लॉक्ड कंट्री है, बेलारूस जो है ये लैंड लॉक्ड कंट्री है, आप ध्यान दीजिएगा, ठीक है। तो बेलारूस ने क्या किया है? तो बेलारूस जो है 10th फुल मेंबर बना है संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन का, ठीक है। 9th मेंबर कौन था? 9th मेंबर था ईरान, ठीक है। तो यूरेशियन कंट्री बेलारूस वाज एडमिटेड एज 10th फुल मेंबर ऑफ संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन। ये डिसीजन कब लिया गया? ये डिसीजन 24वीं मीटिंग में लिया गया। 24वीं मीटिंग जो काउंसिल ऑफ हेड ऑफ स्टेट्स की मीटिंग हुई थी शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन की, उसमें ये डिसीजन लिया गया था कि बेलारूस को इंक्लूड किया जाएगा एज 10th फुल मेंबर ऑफ शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन। और ये मीटिंग कहाँ हुई थी? तो ये मीटिंग हुई थी कजाकिस्तान में, ठीक है। कजाकिस्तान की कैपिटल अस्ताना में ये हुई थी, ठीक है। शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन के बारे में कुछ बातें कर लेते हैं। तो ये ऑर्गेनाइजेशन जो है ये 2001 में फॉर्म हुई थी बाय 5 कंट्रीज, जिनका जो 5 कंट्रीज कौन कौन सी थी? कजाकिस्तान, चाइना, रशिया, तजाकिस्तान और उज़्बेकिस्तान, ठीक है। कजाकिस्तान, चाइना, रशिया, तजाकिस्तान और उज़्बेकिस्तान, इन 5 कंट्रीज ने मिलकर शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन फॉर्म किया था, जिसके बाद मेंबर्स बढ़ते चले गए थे, ठीक है। इसके बाद इंडिया और पाकिस्तान ने ज्वाइन किया था 2017 में। इंडिया और पाकिस्तान ने दोनों ही साथ में ज्वाइन किए थे 2017 में। ईरान एज 9th मेंबर ज्वाइन किया था 2023 में, और बेलारूस ने अभी ज्वाइन किया है 10th मेंबर 24 में, जैसा हम लोग ने देखा है, ठीक है। आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर्स कहाँ पे है, ठीक है। एक बार फिर से देख लेते हैं जल्दी से। तो बेलारूस बना है 10th मेंबर शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन का। बेलारूस जो है एक लैंडलॉक कंट्री है जो कि बॉर्डर शेयर करती है किससे? रशिया से, लतविया से, लिथुआनिया से, पोलैंड से और यूक्रेन से, ठीक है। इन 4-5 कंट्रीज से ये बेलारूस जो है बॉर्डर शेयर करता है। बेलारूस 10th मेंबर बना है। 9th मेंबर कौन बना था? ईरान बना था। शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन कब बना था? 2001 में बना था। इंडिया और पाकिस्तान ने 2017 में ज्वाइन किया है, ईरान ने ज्वाइन किया है 23 में और बेलारूस ने ज्वाइन किया है 24 में, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट न्यूज़ है लेबनान इसराइल ब्लू लाइन बॉर्डर से रिलेटेड। तो लेबनान और इसराइल के बीच कोई ऑफिशियल बॉर्डर नहीं है, ठीक है, इसलिए ब्लू लाइन बनाई गई है, ठीक है। ब्लू लाइन जो है वो डिटरमिन करती है बॉर्डर बिटवीन लेबनान एंड इसराइल, ठीक है। तो यूनाइटेड नेशंस ने वार्न किया है अबाउट इंक्रीजिंग टेंशंस ऑन लेबनान इसराइल ब्लू लाइन बॉर्डर, ठीक है। ये इसराइल है यहाँ पे मैप में देखिए, और ये लेबनान है, इनके बीच की ये बाउंड्री है ब्लू लाइन बॉर्डर जो कि यूनाइटेड नेशंस ने बनाई है, ठीक है। यही ऑफिशियल बॉर्डर अभी मान के
चला जाता है इजराइल और लेबनान के बीच, ठीक है। इसको ब्लू लाइन बॉर्डर कहते हैं, ठीक है। तो ब्लू लाइन डिटर्मिन्स बॉर्डर बिटवीन देम। दिस वाज डिटर्मिन्ड बाय यूनाइटेड नेशंस इन 2000। इट इज मेड ऑफ ब्लू बैरल्स, ठीक है। तो ये जो लाइन है ये एक्सटेंड होती है फ्रॉम मेडिटेरेनियन सी टू गोलन हाइट्स इन ईस्ट। गोलन हाइट्स कहाँ पे है? पहले ये सीरिया के अंडर थी, पर अब इन पे इसराइल का कब्जा है, ठीक है। इसराइल ने इनको एक्वायर कर लिया है, गोलन हाइट्स को, ठीक है। Its purpose was to confirm withdrawal of Israeli forces from south of Lebanon. It's worth noting that Blue Line is already also a learning ecosystem created by Staff College of United Nations System, ठीक है। खैर ये बात इंपॉर्टेंट नहीं है, आपको याद रखना है ब्लू लाइन बॉर्डर किससे किसके बीच है, तो लेबनान और इसराइल के बीच है ब्लू लाइन बॉर्डर, क्योंकि लेबनान और इसराइल के बीच कोई ऑफिशियल बॉर्डर नहीं है, तो ब्लू लाइन बॉर्डर बना दिया गया है यूनाइटेड नेशंस द्वारा। ये कब बनाया गया था? ये 2000 में बनाया गया था। और ये कहाँ से कहाँ तक है? तो ये ऑलमोस्ट मेडिटेरेनियन सी से वेस्ट में जो है मेडिटेरेनियन सी, उससे निकलते हुए गोलन हाइट्स ईस्ट तक है, ठीक है। ये गोलन हाइट्स है, यहाँ पे लगभग गोलन हाइट्स है, जो कि पहले सीरिया का था, ठीक है। उसके बाद इसराइल का हो गया है, ठीक है। तो याद रखिएगा ब्लू लाइन बॉर्डर किसके किसके बीच ये बनाता है बॉर्डर, तो लेबनान और इसराइल के बीच। किसने बनाया है? यूनाइटेड नेशंस ने फॉर्म किया है, कब? 2000 में, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट इंटरनेशनल न्यूज़ है, 11 न्यू बायोस्फीयर्स ऐड किए गए हैं वर्ल्ड नेटवर्क ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व्स में, ठीक है। आप जानते हैं इंडिया में 18 बायोस्फीयर रिजर्व्स हैं, ठीक है। 18 बायोस्फीयर रिजर्व्स हैं, ठीक है। और इसी श्रृंखला में क्या हुआ है, वर्ल्ड नेटवर्क ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व्स में नए 11 नए बायोस्फीयर रिजर्व्स ऐड किए गए हैं, ठीक है। इसमें से कोई भी अभी रिजर्व इंडिया में ऐड नहीं किया गया है, ठीक है। ऐसा पहली बार हुआ है कि 2 ट्रांस बाउंड्री बायोस्फीयर्स को ऐड किया गया है, ठीक है। ट्रांस बाउंड्री मतलब जो 2-3 कंट्री एक से ज़्यादा कंट्रीज में एक्सटेंड हो जाती हैं, उनको ट्रांस बाउंड्री बायो रिजर्व्स कहते हैं, ठीक है। दीज इंक्लूड कैंपेन ब्रोएक जो बेल्जियम और नीदरलैंड्स के बीच है, और जूलियन आल्प्स जो इटली और स्लोवेनिया के बीच है, ठीक है। तो याद रखिएगा 11 नए बायोस्फीयर रिजर्व्स ऐड किए गए हैं वर्ल्ड नेटवर्क ऑफ बायो रिजर्व्स में। ये किसका इनिशिएटिव है? ये यूनेस्को का इनिशिएटिव है अंडर मैन एंड बायोस्फीयर रिजर्व प्रोग्राम, ठीक है। यूनेस्को का इनिशिएटिव है। नेक्स्ट बात करते हैं मैकेंजी रिवर की। मैकेंजी रिवर कहाँ है? तो ये कनाडा में है, ठीक है। ये कनाडा में है मैकेंजी रिवर। ये कनाडा की लार्जेस्ट और लॉन्गेस्ट रिवर बेसिन है, और ये ब्यूफोर्ट सी में डिस्चार्ज करती है अपना वाटर, ठीक है। ओरिजिन कहाँ है इनका? फिनले रिवर पे है, ठीक है। फिनले रिवर पे ओरिजिन है, टू इज डिस्चार्ज इनटू ब्यूफोर्ट सी इन आर्कटिक ओशन। आर्कटिक ओशन में ब्यूफोर्ट सी है, इसका यहाँ पे मैकेंजी रिवर अपना वाटर डिस्चार्ज करती है, ठीक है। तो याद रखिएगा मैकेंजी रिवर कहाँ की रिवर है? कनाडा की सबसे लंबी रिवर है, जो कि डिस्चार्ज करती है अपना वाटर ब्यूफोर्ट सी आर्कटिक ओशन में, ठीक है। नेक्स्ट न्यूज़ है प्रोजेक्ट 2025 से रिलेटेड। ये क्या है? प्रोजेक्ट 2025 एक ऐसा प्रोजेक्ट है जिसमें यूएस गवर्नमेंट कैसे काम करेगी अगर डोनाल्ड ट्रंप साहब इलेक्ट हो गए, तो इस प्रोजेक्ट को कहेंगे प्रोजेक्ट 25, ठीक है। प्रोजेक्ट 2025 ट्रंप साहब ने नहीं क्रिएट किया है, बट ट्रंप साहब के लिए क्रिएट किया गया है, ठीक है। अगर ट्रंप साहब जीत के सेकेंड टर्म अपना आ जाते हैं, प्रेसिडेंट बन जाते हैं, तब यूएस गवर्नमेंट कैसे कैसे बेसिस पे किन किन चीज़ों पे काम करेगी, उस प्रोजेक्ट को प्रोजेक्ट 2025 का नाम दिया गया है, ठीक है। ये एक रोड मैप है जो कि तैयार किया गया है अगर डोनाल्ड ट्रंप साहब वापस पावर में आ जाते हैं तो, ठीक है। एक बार फिर से देख लेते हैं सारी चीज़ें। तो 11 नए बायोस्फीयर रिजर्व्स ऐड किए गए हैं वर्ल्ड नेटवर्क ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व्स में। वर्ल्ड नेटवर्क ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व्स किसका है? तो ये यूनेस्को का इनिशिएटिव है अंडर मैन्स एंड बायोस्फीयर रिजर्व प्रोग्राम। पहली बार 2 ट्रांस बाउंड्री बायो रिजर्व्स ऐड किए गए हैं। कौन कौन से? कैंपन ब्रोएक जो बेल्जियम और नीदरलैंड में है, और जूलियन आल्प्स जो इटली और स्लोवेनिया में है, ठीक है। नेक्स्ट है मैकेंजी रिवर। मैकेंजी रिवर कहाँ की रिवर है? तो ये कनाडा की रिवर है। ये कहाँ डिस्चार्ज करती है अपना वाटर? ब्यूफोर्ट सी आर्कटिक ओशन में, ठीक है। ब्यूफोर्ट सी आर्कटिक ओशन में अपना वाटर डिस्चार्ज करती है। नेक्स्ट है प्रोजेक्ट 2025। ये किसके लिए है? ये डोनाल्ड ट्रंप साहब के लिए है। अगर वो प्रेसिडेंट इलेक्ट होके आते हैं फिर से, तो वो कैसे काम करेंगे, यूएस गवर्नमेंट क्या क्या फोकस एरियाज होगा, क्या क्या यूएस गवर्नमेंट का, उन बातों को बताता है ये प्रोजेक्ट 2025, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो हमारी न्यूज़ है वो गल्फ ऑफ एडन से है, ठीक है। तो हाउदी रिबेल्स ने टारगेट किया है एक शिप को जो कि गल्फ ऑफ एडन में था, ठीक है। गल्फ ऑफ एडन में था और उसको क्या हुआ, हाउदी रिबेल्स ने टारगेट करके एक मिसाइल उन पे दाग दी थी, जिसकी वजह से ये जो शिप है ये डूब गई है, ठीक है। तो हमें ये तो मतलब नहीं है कि कौन सी शिप है, क्यों डूबी, कितने लोग थे, ये है वो है, क्या खाना बना था शिप में, ये सब मतलब नहीं है। हमें ये मतलब है कि गल्फ ऑफ एडन कहाँ पे है, हम लोग ये देख लेते हैं, ठीक है। तो गल्फ ऑफ एडन जो है वो यमन में है, ठीक है। वो ये यमन देख रहे हैं ना आप, ये यमन के साउथ में है, कोस्ट ऑफ यमन पे है, ठीक है।
ये गल्फ ऑफ एडन है, ठीक है। गल्फ ऑफ एडन से आप आगे बढ़ेंगे तो ये बाब अल मांदेब है, ठीक है, बाब अल मांदेब है, और ये रेड सी है, ठीक है, ये रेड सी है, ठीक है। तो ये गल्फ ऑफ ओमान यहाँ है। ओमान से आगे बढ़ेंगे तो गल्फ ऑफ एडन है, जो कि यमन के साउथ में है और सोमालीलैंड के नॉर्थ में है, ठीक है, ये सोमालीलैंड के नॉर्थ में है, ठीक है, मतलब सोमालिया सोमालिया के ही जो रिबल्स हैं वो भी यहाँ पे आजकल खूब एक्टिव हैं, आए दिन शिप पे अटैक करते हैं। और हाउदी रिबल जो हैं वो यमन में एक्टिव है, ठीक है, हाउदी रिबल जो हैं ये यमन में एक्टिव हैं, इसलिए इन्होंने यहाँ पे गल्फ ऑफ एडन में मिसाइल मतलब लॉन्च करके शिप को डुबा दिया, ठीक है। तो ये आप इसकी ज्योग्राफिकल लोकेशन देख लीजिए, ये अरेबियन सी में है, ठीक है, अरेबियन सी में है गल्फ ऑफ एडन, ठीक है। गल्फ ऑफ एडन कहाँ है? अरेबियन सी में है। और गल्फ ऑफ एडन के जज्बात क्या है? बाब अल मांदेब, ठीक है, बाब अल मांदेब, जो कि रेड सी को अरेबियन सी या इंडियन ओशन से कनेक्ट करता है, याद रखिएगा, ठीक है, बाब अल मांदेब, ये रेड सी है और ये अरेबियन सी है या इंडियन ओशन है। तो रेड सी को इंडियन ओशन से कौन कनेक्ट करता है? बाब अल मांदेब, और ये गल्फ ऑफ एडन है, ठीक है। नेक्स्ट न्यूज़ है इंडिया मॉरिशस फ्रेंडशिप गार्डन से रिलेटेड। तो आपको याद रखना है एस जयशंकर साहब ने इनॉग्रेट किया है इंडिया मॉरिशस फ्रेंडशिप गार्डन इन पोर्ट लुई यहाँ की मॉरिशस की कैपिटल है, ठीक है। तो याद रखिएगा फ्रेंडशिप गार्डन कहाँ पे खोला गया है? मॉरिशस में खोला गया है, ठीक है, याद रखिएगा फ्रेंडशिप गार्डन कहाँ पे खोला गया है? तो मॉरिशस में इसका इनॉग्रेशन किया गया है। नेक्स्ट है मास्को पीरो। मास्को पीरो क्या है? ये एक मिस्टीरियस ट्राइब है अमेजोन की, पेरुवियन अमेजोन की एक मिस्टीरियस ट्राइब है, ठीक है। ये इंडिजिनस मास्को पीरो ट्राइब है जो कि वर्ल्ड से एकदम अलग थलग है, एकदम अकेले हैं, और जो कहाँ पे रहते हैं? रिमोट पेरुवियन अमेजोन में, ठीक है। अमेजोन आप जानते हैं, अमेजोन की जंगल साउथ अमेरिका में है। तो वो जो पेरुवियन अमेजोन है, जो पेरू में अमेजोन फॉरेस्ट है, वहाँ पे ये रिजाइड करती है मास्को पीरो। ये नाम, ट्राइब का नाम याद रखिएगा, मास्को पीरो, ठीक है। ट्राइब का नाम क्या है? मास्को पीरो, ठीक है। एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं। फ्रेंडशिप गार्डन कहाँ पे खोला गया है? तो मॉरिशस में खोला गया है। और मास्को पीरो क्या है? ये पेरुवियन अमेजोन की ट्राइब है, पेरुवियन अमेजोन की बहुत ही आइसोलेटेड ट्राइब है, ठीक है।